क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जो दिखने में तो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वहाँ रहने वालों के लिए वो जगह तो नर्क से कम नहीं है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ देवताओं को कैद किया जाता है और जहाँ मौत के बाद भी आज़ादी नहीं मिलती। शीलियांग आइलैंड एक ऐसी जेल जहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ खून और बलिदान से होकर गुजरता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो किस्मत की लकीरों को मिटाने निकला है। दोस्तों, एपिसोड से पहले हम ये जानते हैं कि शीलियांग आइलैंड है क्या। तो शीलियांग आइलैंड कोई आम आइलैंड नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर देवताओं को और इमॉर्टल लोगों को कैद किया जाता है, जहाँ पर उन्हें उनकी गुनाहों की सजा दी जाती है। यहाँ पर रहने वाले लोग अमर तो जरूर हैं, लेकिन उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई हैं। इस आइलैंड की चारों तरफ सी ऑफ ऑब्लिवियन है, जो एक बहुत ही बड़ा समुद्र है जिसके आर पार कुछ भी नहीं है। एक ऐसा समुद्र जिसका पानी किसी भी इमॉर्टल को राख में बदल सकता है। सदियों से यहाँ के लोग उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन रिडेम्पशन डे नाम का दिन आएगा, वो दिन जब सितारे एक लाइन में आएंगे और शायद कोई यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाए। हमारा सीन शुरू होता है और हमें शीलियांग आइलैंड के अंदर कुछ लोग दिखाए जाते हैं और हमें उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं। पर तभी हमें उनमें से एक बड़ा आदमी भी दिखता है जो अपने हाथ में किसी अजीब ही क्यूब जैसी चीज को खोलने की कोशिश करता है। कि तभी हमें दिखता है कि वो उसे खोलने में कामयाब रहता है और अचानक से हमें ये दिखता है कि उस क्यूब जैसी चीज से एक बहुत ही बड़ी मैजिकल फ्लेम निकलती है जो सीधा शीलियांग आइलैंड के बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करती है। और हमें ये दिखता है कि कैसे उस सील के निकलने के बाद शीलियांग आइलैंड के सभी लोग एकदम पॉज हो जाते हैं और हमें ये देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे वहां पर समय रुक सा गया है सिवाय उन सब लोगों के। और तभी अचानक से आखिरकार वो इंसान वो बैरिकेड तोड़ने में कामयाब रहता है, जिसके बाद हमें दिखता है कि सी ऑफ ऑब्लिवियन का पानी पूरे आइलैंड पर फैलने लगता है। और हमें ये दिखता है कि कैसे बहुत सारे लाचारा लोग कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि वो तो अपने समय में ही कैद होते हैं। और वो पानी हल्के हल्के उन सब इमॉर्टल्स को जलाता जाता है जो भी उन्हें छूता है। और तभी हमें वो इंसान भी दिखता है जो बार बार यही बोल रहा होता है कि कैसे वो सिर्फ चंद पल दूर है इस पूरे आइलैंड से निकलने के। और तभी अचानक से हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो उन सब लोगों को ही देख रही होती है और वो उनको देखकर ये बोलती है, अगर यही आखिरी रास्ता है हमारा इस कैद से बाहर निकलने का तो मुझे नहीं निकलना है। और हमें दिखता है कि ये कहकर वो लड़की सीधा सी ऑफ ऑब्लिवियन में कूद जाती है। पर तभी वो इंसान अपना जादू सब रोककर सीधा उस लड़की के पीछे अपने मैजिकल शक्ति से जाने लगता है। कि तभी हमें दिखता है कि वो उस लड़की को पकड़ने में नाकामयाब रहता है। पर तभी हमें दिखता है कि उस इंसान के पीछे एक लड़का भी आता है जो सीधा उस इंसान और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे एक छोटी लड़की भी आती है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो छोटी लड़की उन तीनों लोगों को पकड़ने में नाकामयाब रहती है और हमें दिखता है कि शायद उन तीनों ने अपनी जान गंवा दी है, जिससे वो छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा उदास होकर चिल्लाने लगती है। कि तभी अचानक से हमें दिखता है कि उस क्यूब का मैजिक भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से शीलियांग आइलैंड वापस अपना बैरिकेड बना लेता है और वो जादुई क्यूब भी वापस नॉर्मल हो जाता है, जिससे शीलियांग आइलैंड के सभी लोग वापस अपने होश में आ जाते हैं। और तभी हमें दिखता है कि पूरे आइलैंड पर एक आवाज फैलने लगती है जो ये बोलती है, जिन्होंने भागने की कोशिश करी थी उन्होंने अपनी जान ले ली है। ये तुम सब लोगों की आखिरी वार्निंग है। अगर तुम्हें ग्रेट रिडेम्पशन की तैयारी करनी है तो जितने ज्यादा अच्छे कर्म कर सकते हो उतने करो, क्योंकि तुम्हारा वो खास दिन पास आने वाला है। तुम सबको कोई गलत काम नहीं करना है। आशा करता हूँ तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें सभी आइलैंड वाले बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं। कि तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि कैसे इस घटना को पूरे 10 साल बीत गए हैं। और तभी आज के समय में हमें एक इंसान दिखता है जो आइलैंड के अंदर ही वहाँ की सिक्योरिटी से छुप छुप कर कुछ मैजिकल स्क्रोल्स पढ़ रहा है। और उसे एक बात पता चलती है कि कैसे शीलियांग आइलैंड एक कैद खाना है जो वहाँ के इमॉर्टल्स देवताओं के लिए है। और यहाँ पर जो भी आता है उसने कोई ना कोई गुनाह करा होता है और अगर वो ये चाहता है कि वो यहाँ से निकले तो उसे अपने गुनाहों को पश्चाताप करना पड़ेगा। और हमें ये पता चलता है कि कैसे शीलियांग आइलैंड के अंदर किसी भी देवता के पास अपनी ताकत नहीं होती सिवाय अपनी अमरता के। पर उन्हें आइलैंड के अंदर मॉर्टल्स की तरह जिंदगी जीनी पड़ती है। उन्हें आम इंसानों के दुख दर्द सब महसूस होते हैं पर वो मर नहीं सकते।
और हमें रिडेम्पशन डे के बारे में एक और बात पता चलती है कि कैसे हर 500 साल में रिडेम्पशन डे नाम का दिन आता है और जिसने भी सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म करे होते हैं उसका वहाँ से निकलना तय होता है, जिससे उसको इस जेल से आज़ादी मिल सकती है और वो अपनी इमॉर्टल ज़िंदगी वापस जी सकता है। और तभी हमें आखिरकार उस इंसान का नाम पता चल जाता है। उस इंसान का नाम जिंग होता है और हमें तुरंत ही ये पता चल जाता है कि कैसे जिंग तो वही बच्चा था जो उन दोनों इंसानों को बचाने के लिए सी ऑफ ओब्लिवियन में कूदा था। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जिंग जिनको बचा रहा था दरअसल वो उसके माता पिता थे और जो लड़की उसे बचा रही थी वो उसकी छोटी बहन थी। और तभी हमें दिखता है कि जिंग को तो इन सब स्कूल की बातें बकवास लगती हैं और वो ये समझता है कि कैसे ये सब चीज़ें सिर्फ उन्हें धोखे में रखने के लिए बनाई गई हैं। कि तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है और हमें जल्दी ये पता चल जाता है कि कैसे वो लड़की तो जिंग की छोटी बहन है जो अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसका नाम टूली होता है। और हमें दिखता है कि टूली तो एक बहुत ही बड़ी बोट बना रही होती है और वो उस बोट के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। कि तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस जिंग दिखाया जाता है और हमें दिखता है कि जिंग के उस जगह पर घूमने के दौरान उसे अचानक से एक बुक दिखती है और वो उस बुक को खोलने की कोशिश करता है। कि तभी जिंग के उस बुक को खोलते ही वहां पर उस बुक से बहुत सारे डीमंस भी आ जाते हैं और वो डीमंस सीधा जिंग पर हमला कर देते हैं। पर तभी हमें जिंग की असली ताकत भी दिखती है और हमें दिखता है कि कैसे जिंग एक एक कर उन सभी डीमंस को बड़े ही आराम से हरा रहा होता है। कि तभी हमें ये पता चलता है कि कैसे जिंग तो पूरे आइलैंड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर होता है, जिसे सीलियंग लाइब्रेरी भी कहा जाता है। और हमें दिखता है कि उस लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल होता है जो उस पूरे शीलियांग आइलैंड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और तभी उनकी लड़ाई के दौरान हमें दिखता है कि जिंग कुछ डीमंस को उस क्रिस्टल के अंदर फेंक देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा बम धमाका होता है। और हमें दिखता है कि कैसे आइलैंड में मौजूद सभी लोग वो धमाका देख लेते हैं और हमें दिखता है कि टूली भी बहुत ही दूर से वो धमाका देख लेती है और वो तुरंत ही उस जगह की तरफ चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद हमें लाइब्रेरी के अंदर का माहौल दिखाया जाता है जहां पर हमें दिखता है कि जिंग की आंखें एक जगह पर खुलती हैं और वो अपने आप को लाइब्रेरी के स्पेल्स के अंदर बंधा हुआ पाता है। और तभी उसके पीछे बहुत सारे सोल्जर्स आने लगते हैं और हमें दिखता है कि जिंग समय रहते वहां से भागने में कामयाब रहता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आइलैंड का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहां पर हमें ये दिखता है कि पूरे आइलैंड के कुछ एल्डर्स साथ में मिलकर वहां पर बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें एक एल्डर जिसका नाम मुआई होता है वो दिखाई जाती है जो बाकी सब लोगों को ये बता रही होती है कि कैसे लाइब्रेरी में एक बहुत ही बड़ा बम धमाका हो रखा है, जिसकी वजह से वहाँ का बहुत ही पुराना और प्राचीन रिकॉर्ड्स भी तबाह हो गए हैं। और हमें मुहाई से ये भी पता चलता है कि कैसे ये चीज़ें बहुत ही बड़े सीन के अंदर आती हैं और अब मुहाई और बाकी सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं कि वो लोग अपना पॉजिटिव कर्मा कैसे बढ़ाएंगे। पर तभी हमें वहाँ टूली भी दिखाई जाती है जो चुपके से मीटिंग हॉल के अंदर सभी लोगों की बातें सुन रही होती हैं। कि अचानक से हमें ये दिखता है कि टूली की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम लिंगलोंग होता है और हमें ये दिखता है कि कैसे टूली और लिंगलोंग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। और हमें दिखता है कि टूली लिंगलोंग से वहाँ का हालचाल पूछती है और उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या। पर लिंगलोंग टूली को ये बताता है कि कैसे अगर उसे ये सब चीज़ें पता होती तो वो यहाँ पर मीटिंग हॉल में लोगों की बातें सुनने नहीं आता। पर लिंगलोंग टूली को ये बताता है कि कैसे उसने अपनी माँ से ये सुना है कि लाइब्रेरी के अंदर का क्रिस्टल किसी ने तबाह करने की कोशिश करी है और ये चीज़ कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान ही कर सकता है। कि तभी हमारा सीन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि दो औरतें आपस में लड़ रही होती हैं और वो लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रही होती हैं कि शायद उन्हीं ने लाइब्रेरी के अंदर ये घटना दर्शाई है। और हमें जल्द ही अंदर की कहानी भी पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि कैसे अभी पूरे आइलैंड पर 3 ऐसे एल्डर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद सबसे ताकतवर लोग भी हैं। और हमें ये पता चलता है कि कैसे उन 3 एल्डर्स की अपनी अपनी फैमिली भी है। और तभी हमें उन तीनों एल्डर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमें सबसे पहले एल्डर का नाम पता चलता है जिसका नाम चेंग होता है और हमें दूसरे एल्डर का नाम तो पता ही है जिसका नाम मुहाई है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे लिंगलोंग मुहाई का ही ग्रैंडसन है। और तभी अचानक से उन सब की बातों के दौरान वहाँ पर तीसरी एल्डर भी आ जाती है जिसका नाम मियान होता है। और हमें दिखता है कि मियान तो एल्डर होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और तभी चेंग मियान से ये पूछता है कि आखिरकार वो इतनी देर से कहाँ थी और मियांग चैन को ये बताती है कि कैसे वो अभी अपनी पूजा कर रही थी और वो अभी उतनी ताकतवर नहीं हुई है जो वो इतनी जल्दी लोगों के बुलाने पर आ पाए। पर हमें तो ये दिखता है कि चैंग मियान की ये सब बातें सुनकर मियांग को थोड़ा कमज़ोर समझने लगता है
और वो सब लोगों को ये बताता है कि कैसे मियांग एक एल्डर होने के बावजूद भी इतनी रिस्पॉन्सिबल है। पर हमें तो ये दिखता है कि मियांग चेंग की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा बुरा मान जाती है और वो चेंग पर गुस्सा करने लगती है और चेंग भी मियांग की ऐसी हरकत देखकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है और सब लोगों को उनकी ऐसी हरकत देखकर ये लगता है कि वो लोग बस लड़ने ही वाले हैं कि तभी अचानक से चेंग का बेटा जिसका नाम जी होता है वो मियान को थोड़ा समझाने लगता है और वो मियान से ये बोलता है, लॉर्ड मियांग, मैं अपने फादर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है आपको उनकी बातें बुरी लग रही हैं, पर जैसा आप जानती हैं द ग्रेट क्रिस्टल, जिसे हम पवेलियन भी बोलते हैं, वो हमसे बड़े देवताओं ने हमारे लिए रखा गया है। मुझे पता है आप यहाँ पर गलती से आई हैं, पर आपको ये पता है कि उस पवेलियन पर हमारे सब रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, हमारे अच्छाई बुराई सब चीज़ के, और वही रिकॉर्ड्स हमको ये बता सकते हैं कि क्या हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं कि नहीं। और इतनी सारी चीज़ों के बीच में अगर पवेलियन को कुछ भी होता है तो वो हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम जो भी कह रहे हैं वो आपकी बुराई के लिए नहीं कह रहे हैं। और हमें ये दिखता है कि जी की ऐसी बातें सुनकर आखिरकार मियांग थोड़ा शांत हो जाती है और वहीं हमें ये दिखता है कि टूली जी की ऐसी हरकतें देखकर लिंगलोंग से ये बोलती है, अंकल जी कितने प्यारे हैं ना, उन्होंने कितने आराम से मियांग और चेंग की लड़ाई रुकवा दी, वो कितने हैंडसम है। पर तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ देर बाद ये दिखता है कि कैसे मियांग सभी लोगों से पूछताछ कर रही होती है और हमें एक बात पता चलती है कि कैसे अगर किसी को भी लाइब्रेरी या पवेलियन के अंदर घुसना है तो उसे एक एल्डर सील चाहिए होती है जो कि वहाँ के एल्डर्स के पास ही होती है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे बाकी सभी लोगों की सील उन्हीं के साथ थी जब वो बम धमाका हुआ था, तो इसका ये मतलब है कि उनमें से कोई भी उस धमाके के पीछे इन्वॉल्व नहीं है। पर तभी मोहाई सबसे ये कहती है, मुझे याद आया, ऐसा ही हुआ था 10 साल पहले जब हमारे साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। उस शेंग फैमिली के आदमी को सील की ज़रूरत नहीं थी हमारे पवेलियन में घुसने के लिए। मुझे कुछ तो बुरा लग रहा है। पर हमें तो ये दिखता है कि चेंग और बाकी सब लोग मोहाई को ये समझाने लगते हैं कि कैसे शेंग फैमिली के तीनों लोग उसी हादसे में मारे गए थे और बची हुई टूली को वहाँ पर मौजूद किसी एक इंसान ने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वो भी खुद एक इंसान है जिसे शेंग फैमिली जो इमोर्टल्स थी उन्होंने ही अडॉप्ट करा था। और हमें दिखता है कि कैसे टूली सब लोगों की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा उदास होने लगती है कि तभी अचानक से टूली के पीछे एक लड़की आ जाती है और हमें ये पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं लिंगलोंग की बड़ी बहन है जिसका नाम लिंगशी है। और हमें ये दिखता है कि लिंगशी लिंगलोंग को थोड़ा डांटती है कैसे वो ऐसे मीटिंग हॉल के बाहर लोगों की बातें सुन रहा है और तभी लिंगशी टूली से ये बोलती है, टूली, मुझे पता है तुम चुपचाप से हम सब की बातें सुनती हो, पर अब मैं तुम्हें फिर से बताने वाली हूँ, अब ये तुम्हारी जगह नहीं रही, तुम्हें हमारी बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो अभी भी समय है, तुम यहाँ से चले जाओ। और हमें ये दिखता है कि टूली लिंगशी की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा उदास होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और हमें ये दिखता है कि वो सब गार्ड्स टूली लोगों को मीटिंग हॉल के अंदर लेकर जाने लगते हैं और हमें टूली को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो उन सब एल्डर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। वहीं हमें ये दिखता है कि लिंगलोंग के माँ बाप सीधा लिंगलोंग और लिंगशी को वापस मीटिंग हॉल से बाहर लेकर जाने लगते हैं कि तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि उन सब लोगों के जाने के बाद अचानक से चेंग अपनी ताकतें यूज कर सीधा टूली को पकड़ लेता है और हमें दिखता है कि चेंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में टूली से ये पूछता है कि क्या वही तो नहीं थी जो पवेलियन के हमले में शामिल थी। पर हमें ये दिखता है कि टूली इन सब चीज़ों से साफ मनाही कर देती है और वो ये बताती है कि कैसे वो एक मॉडल होने के बावजूद भी पवेलियन के अंदर ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास जादुई ताकतें नहीं हैं। और हमें ये दिखता है कि जी भी टूली की ये सब बातें सच मानता है और वो चेंग को मनाने लगता है कि कैसे टूली सच बोल रही है और वो चेंग को ये बताता है कि कैसे टूली भले ही मॉडल है और उस पर आइलैंड का कोई भी नियम काम नहीं आता है, पर टूली ऐसा कभी भी नहीं करेगी जिससे वहाँ के एल्डर्स को कोई नुकसान हो क्योंकि टूली को खुद वहाँ के एक पुराने एल्डर जिसका नाम एल्डर हैंग होता है उसने ही अडॉप्ट करा होता है और टूली हैंग को अपना ग्रैंडफादर मानती है। और हमें ये दिखता है कि जी चेंग को ये भी बताता है कि अगर हैंग को ये सब चीज़ें पता चल गई तो हैंग उनके लिए मुसीबत बन सकता है और हमें ये दिखता है कि आखिरकार चेंग ये सब बातें सुनकर टूली को आज़ाद कर देता है और हमें ये दिखता है कि टूली आज़ाद होने के बाद ये महसूस करने लगती है कि कुछ लोग उसे जज कर रहे हैं और कैसे टूली हैंग के नाम का फ़ायदा उठा रही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें घायल जिंग एक जंगल में जाता हुआ दिखाई जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिंग की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो बेहोश होने ही वाला होता है कि अचानक से वो जंगल के बीचों बीच एक घर देखता है और वो सीधा उस घर के अंदर चले जाता है
पर तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि भागती हुई टूली भी उस घर में पहुंच जाती है और हमें ये पता चलता है कि कैसे वो एल्डर हैंक का घर है। और हमें ये दिखता है कि टूली चुपचाप से दबे पांव अपने ग्रैंडपा को देख रही होती है कि कहीं वो जागे तो नहीं है, पर उसे ये पता चल जाता है कि अभी हैंक नहीं जागा है, तो वो आराम करने चली जाती है। तभी हमें दिखता है कि हैंक के कमरे में कुछ खून के निशान होते हैं और वो किसी एक जगह जा रहे होते हैं। तो एनिमल लवर्स, एपिसोड शुरू होते ही हमें टूली का हल्का सा पास दिखाया जाता है कि कैसे टूली सच में अपने माता पिता के गुजरने के बाद बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी और हमें दिखता है कि वो चीज उसको आज तक हॉन्ट कर रही है। और तभी हमें दिखता है कि जी के द्वारा टूली को एल्डर से बचाने के बाद जी और टूली आपस में हल्की सी बातचीत करते हैं और हमें जी से ये पता चलता है कि कैसे टूली सच में बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हो सकती थी। और हमें ये पता चलता है कि कैसे जी भी ये चाहता है कि टूली अपना ख्याल रखे और वो टूली को और भी ज्यादा सावधानी बरतने को कहता है। और वो उसे बताता है कि कैसे अभी सभी एल्डर्स को ये शक हो रहा है कि शेंग फैमिली में से कोई ना कोई इंसान तो बच गया है और वही इंसान है जिसने उनके सीक्रेट लाइब्रेरी या पवेलियन पर हमला करने की कोशिश करी है। और हमें दिखता है कि टूली खुद भी ये चीज जानना चाहती है कि आखिरकार पवेलियन पर हमला कर कौन सकता है। और हमें दिखता है कि टूली तो यही सब बातें सोचते हुए अपने घर को साफ कर रही होती है कि तभी हमें दिखता है कि टूली को तो ग्रैंडपा हैंक के वहां से बहुत ही ज्यादा अजीब आवाज आने लगती है और टूली इन सब चीजों का पता करने के लिए ग्रैंडपा हैंक के कमरे में जाने की कोशिश करती है। पर हमें तो ये दिखता है कि ग्रैंडपा हैंक टूली को साफ मना कर देते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे उन्हें अभी शांति चाहिए और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके कमरे में आए। और हमें दिखता है कि टूली को कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा सा अजीब लगती है और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें दिखता है कि टूली अपने लिए और ग्रैंडपा के लिए खाना लेकर आती है। पर हमें तो ये दिखता है कि ग्रैंडपा हैंक तो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं और वो अपने कमरे के अंदर बैठ के ही टूली से बातें कर रहे हैं। और हमें दिखता है कि टूली को अब ग्रैंडपा हैंक पर और भी ज्यादा शक होने लगता है, जिससे टूली सीधा ग्रैंडपा हैंक को अपने कमरे से बाहर बुलाने लगती है। और आखिरकार हमें पहली बार ग्रैंडपा हैंक की शक्ल दिखाई जाती है और वो टूली से ये बोलते हैं, टूली, मैं तुम्हें कहा ना मुझे अभी शांति की जरूरत है, तो मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और हमें दिखता है कि टूली तो ग्रैंडपा हैंक की एक भी बात नहीं सुनती और वो ग्रैंडपा हैंक को चकमा देकर सीधा उनके कमरे के अंदर घुस जाती है। पर हमें तो ये दिखता है कि टूली को उनके कमरे में कुछ भी अजीब नहीं दिखता। उल्टा ग्रैंडपा टूली पर बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे अपने कमरे से बाहर कर देते हैं, जिससे टूली थोड़ा उदास हो जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एल्डर मुहाई को दिखाया जाता है जो लिंगलोंग की माँ, जिसका नाम जू होता है, उससे बात कर रही होती है। और हमें मुहाई की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि उसे अब पवेलियन के हमले पर सीधा चेंग पर शक है। और हमें मुहाई से एक और बात पता चलती है कि कैसे 10 साल पहले जब टूली के माँ बाप ने शियांग आइलैंड का एक बहुत ही बड़ा रूल तोड़ा था, मुहाई के परिवार के 2 लोग, उसका पोता लिंगलोंग और उसकी पोती लिंगजी, बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। और हमें पता चलता है कि कैसे लिंगलोंग की तो हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो हादसा फिर से दोहराए। पर हमें तभी मुहाई से चेंग के बारे में एक और बात पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि कैसे मुहाई को ये लगता है कि चेंग के मन में ये चल रहा है कि कैसे उसने पिछले 100 सालों में बहुत ही गलत काम करे हैं और उसे ये लगता है कि अब रिडेम्पशन डे भी उसे वापस शिलांग आइलैंड से बाहर नहीं निकाल सकता। और ये सब काफ़ी नहीं था कि उसे शेंग फैमिली से भी बहुत नफरत होती है और तभी वो टूली को मारना चाहता है और शायद उसी ने ये षड्यंत्र रचा है जिससे वो टूली को इस चीज़ में फंसाकर अपना बदला पूरा कर पाए। पर हमें ये दिखता है कि मुहाई को ये नहीं पता कि वो शेंग फैमिली से इतनी नफरत करता क्यों है। और आखिरी में मुहाई जू से ये बोलती है, शो, अब हम अपने देवताओं को और निराश नहीं कर सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रिडेम्पशन डे का इंतज़ार करना ही होगा और अब अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। भले ही चेंग को रिडेम्पशन डे पर भरोसा ना हो, पर मुझे तो है। और एक बार हमारी फैमिली इस नर्क से बाहर निकल जाती है, उसके बाद इस आइलैंड में जो भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तभी कुछ देर बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि आइलैंड के अंदर बहुत सारे फ्लायर्स लगे होते हैं जिसमें आइलैंड के लोगों को ये बताया जा रहा होता है कि पवेलियन के अंदर का धमाका बस उनके फायरवर्क्स का टेस्ट था जो वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए रिडेम्पशन डे में लगाने वाले हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि आइलैंड के लोगों को तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उन्हें कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा होता है। और हमें दिखता है कि टूली भी ये सब चीज़ें नोटिस कर रही होती है।
और तभी टूली एक और चीज देखती है कि कैसे वहां के एल्डर्स ने सब लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है कि कैसे 1 साल बाद रिडेम्पशन डे आने वाला है, तो वो लोग 1 साल तक लगातार वहां के देवताओं की पूजा करेंगे और उनको उन पूजाओं के लिए कुछ सामग्री भी चाहिए होगी। तो वो ये चाहते हैं कि आइलैंड के सभी लोग वो सामग्रियां एल्डर्स को पहुंचाएं। पर हमें तो ये दिखता है कि टूली को एल्डर्स की ये सब बातें बकवास लग रही होती हैं और वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार एल्डर्स इतनी बड़ी बात छुपाना क्यों चाहते हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आइलैंड के सभी लोग एल्डर्स द्वारा मंगाई गई सामग्री देखने लगते हैं, जिसमें बहुत सारी अलग अलग जादुई चीजें होती है। और हमें एक इंसान से ये पता चलता है कि कैसे ये सब जादुई चीजें बस 1 साल तक टिकेंगी, जब तक उनका रिडेम्पशन डे नहीं आ जाता। उसके बाद उन्हें फिर से अगले रिडेम्पशन डे के लिए और भी ज़्यादा नई चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। और तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि सब लोगों का ध्यान एक मैजिकल क्यूब पर जाता है और सबको ये समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्यूब है क्या। पर तभी टूली की नज़र भी उस क्यूब के ऊपर चली जाती है और आखिरकार हमें पता चलता है कि ये तो वही क्यूब है जो हमें स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया गया था, जिसकी वजह से 10 साल पहले वहाँ पर तबाही मची थी। और हमें दिखता है कि टूली उस क्यूब को देखकर अपने बचपन की बातें याद करने लगती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे अपना एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देती है और उसके पापा भी उसे एक गिफ्ट देते हैं। और हमें पता चलता है कि कैसे टूली ने उनके गिफ्ट्स बहुत संभाल कर रखे हैं। और हमें आखिरी में ये भी पता चल जाता है कि दरअसल वो क्यूब टूली के भाई जिन का था। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिंग दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही बड़े जादुई जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि जिंग तो उस हमलावर को पहचान जाता है और हमें ये दिखता है कि वो हमलावर कोई और नहीं, शियांग आइलैंड की 3 एल्डर्स में से एक मियानी होती है। और हमें जिन और मियान की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि वो लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि मियान तो सीधा जिंग पर हमला करने लगती है और वो जिंग पर हमला करते हुए उससे ये पूछने लगती है कि आखिरकार वो वापस उस आइलैंड पर आया क्यों है। और हमें ये दिखता है कि जिंग तो चुपचाप से मियांग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसके हमलों से बाल बाल बच रहा होता है कि आखिरी में हमें ये दिखता है कि जिंग मियान को एक बात बताता है कि कैसे उसने आइलैंड के अंदर के डिपार्चर रिकॉर्ड्स पता कर लिए हैं, वो रिकॉर्ड्स जिनमें ये लिखा गया था कि डिपार्चर डे में कौन कौन गया था। और हमें दिखता है कि ये बातें सुनकर मियान अपना हमला रोक देती है और आखिरकार हमें जिंग की बातों से ये पता चलता है कि मियान को भी ये पता था कि डिपार्चर डे या रिडेम्पशन डे बस एक बहाना है और वो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जिंग ने ये देख लिया है कि अभी तक रिडेम्पशन डे द्वारा किसी भी देवता को उसकी जगह वापस नहीं भेजा गया है। और जिंग मियान से ये पूछता है कि उसे ये सब पता था तो वो तब भी रिडेम्पशन डे की तैयारी क्यों करवा रही थी। कि तभी मियान जिंग की ये सब बातें सुनकर उसे पकड़ लेती है और उससे ये बोलने लगती है, जिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि शेंग फैमिली की तबाही इस जगह के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ देख रही हूँ तो कोई और नहीं देखेगा? तुम्हें पता है ना, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। मैंने तुम्हें पहले भी फ़ोन करा था, मेरे प्लान के बीच में मत आओ। मुझे पता है मैं 1 साल बाद यहाँ से निकल जाऊँगी, तो तब तक तुम मेरे बीच में कभी आने की सोचना भी मत। पर हमें तो ये दिखता है कि जिंग मियान को ये बताने लगता है कि कैसे वो शायद ये सपना गलत देख रही है। कि तभी हमें ये दिखता है कि मियान जिंग की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बहुत दूर जा फेंकती है, जिससे जिंग थोड़ा घायल हो जाता है। पर तभी हमें मियान की सॉफ्ट साइड भी दिखती है और हमें दिखता है कि मियान घायल जिंग के पास जाकर ये बोलती है, तुम कितने बड़े हो गए हो ना। सिर्फ 3 साल पहले की बात थी जब मैं तुम्हें बच्चा समझती थी, और अब देखो तुम खोजबीन करने लग गए हो, तुम सच जानना चाहते हो। पर मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, अपनी सभी खोजबीन रोक दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से वही सब झेलना पड़े जो तुमने 10 साल पहले झेला था। मुझे पता था 10 साल पहले जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी कि तुम अलग हो, पर प्लीज़ मुझे अपने आप को चोट पहुँचाने पर मजबूर मत करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता है ना, मेरे अलावा यहाँ पर और भी एल्डर्स हैं। और हमें दिखता है कि इतना सब कहकर मियांग जिंग को जंगल में अकेला छोड़कर वहां से चले जाती है और घायल जिंग मियान को बस जाता हुआ ही देख पाता है। तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें टूली अपने परिवार वालों की आखिरी निशानी बड़ी संभाल के रखते हुए दिखाई जाती है। और तभी आखिरकार हमें उस क्यूब का नाम भी पता चल जाता है, जिसका नाम ऑल इंक्लूसिव क्यूब होता है। और तभी हमें टूली से एक और बात पता चलती है कि कैसे उसे हाल ही में ये पता चला है कि उसके परिवार की आखिरी निशानी ये क्यूब लाइब्रेरी के पवेलियन के अंदर ही रखा गया है और वो लोग अब उस क्यूब को बाहर दे रहे हैं। और हमें दिखता है कि टूली उस क्यूब को लेना चाहती है और हमें दिखता है कि टूली इसी खुशी में सीधा ग्रैंडपा हैंग के घर को अलविदा कहकर पवेलियन की तरफ चले जाती है।
तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एल्डर चेंग, उसकी बेटी जिसका नाम रैन होता है और उसके पोते जिसका नाम वी होता है और जी से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि कैसे वी और रैन साथ में मिलकर चेंग को थोड़ा सुना रहे होते हैं, क्योंकि चेंग ने जू और मोहाई लोगों को ज्यादा ब्लेम नहीं करा पवेलियन के हमले के लिए। और तभी हमें दिखता है कि चेंग उन्हें बहुत ही गुस्से में शांत करा देता है और जी से उन्हें समझाने को बोलता है कि तभी जी सबसे ये बोलता है, मुझे पता है तुम लोगों को ये लग रहा है कि हमारे फादर ने ये गलत करा है, पर तुम्हें ये चीज समझनी होगी, चेंग फैमिली की स्पेशलिटी आग है और पवेलियन में एक बहुत ही बड़ा आग का धमाका हुआ है। तो अभी सब लोगों का शक सिर्फ हम पे है, हम किसी भी और फैमिली या किसी और एल्डर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हें ये चीज समझनी होगी। तुम्हें ये चीज तो पता ही है कि अगले साल हमारा रिडेम्पशन डे आने वाला है, जिसके बाद हमारे नए एल्डर्स के लिए इलेक्शन होंगे और हमें ये सुनने में आया है कि मोहाई लोगों की फैमिली उस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेगी। तो अभी अगर हम शांत रहते हैं तो वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर अभी हमने किसी और पर ब्लेम डालने की कोशिश करी तो सब लोगों का शक हम पर जाएगा, जो हमारे लिए आने वाले इलेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा खतरे की बात हो सकती है। और हमें दिखता है कि जी की ऐसी बातों पर चेंग एकदम एग्री करता है और रैन और वी लोगों को जी से कुछ सीखने को कहता है और सबसे ये बोलता है, सुनो, अब हमारा आखिरी समय आने वाला है। अब हम इस आइलैंड के रूल बदलने वाले हैं, पर उससे पहले हमें एक और इंसान से निपटना है, उस मियान से। वैसे तो वो एक नई मॉडल ही है जो भटकते हुए इस आइलैंड पर आ गई थी और पता नहीं कैसे उसे एल्डर्स चुन लिया गया, पर कोई ना, अगले साल वो तो इस रेस से बाहर होगी, हम उसको तब देख लेंगे। पर अभी के लिए हमें अपने गोल पर फोकस करना है। पर सोचने की बात तो ये है कि अगर हमने पवेलियन पर हमला नहीं करा, मोहाई की फैमिली ने पवेलियन पर हमला नहीं करा, और अगर हम माने तो मियान ने भी पवेलियन पर हमला नहीं करा, तो ये करा किसने? हमको कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं बचा है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने से पहले मैं अपनी वो चीज अधूरी छोड़ दूं। तो तुम सब लोग आपस में ये बात बनाए रहना और सब पर नजर रखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि इस बार खुद चिंग अपने बहुत ही भयानक पास को महसूस कर रहा होता है, जहाँ पर वो ये दिखता है कि कैसे वो अपने डैड को बचाने में नाकामयाब रहता है। और हमें ये दिखता है कि इस बार जिंग अपने डैड से किसी राज के बारे में पूछना चाहता है, पर वो ये नहीं कर पाता। और कुछ ही देर में हमें ये पता चल जाता है कि दरअसल जिंग तो ये सब अपने एक बहुत ही डरावने सपने में देख रहा था। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आइलैंड के अंदर का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि कैसे एल्डर्स द्वारा बताने के बाद सभी लोगों ने अपने अपनी तरफ से देवताओं के लिए पूजने के लिए सामग्री देना शुरू कर दिया है। और वहीं हमें टूली भी दिखाई जाती है, जहाँ पर टूली भी देवताओं को पूजने के लिए कुछ सामग्री लेकर जा रही होती है। और वहीं हमें टूली के नज़रिए से और भी लोग दिखते हैं, जो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आने वाले रिडेम्पशन डे के लिए। और हमें दिखता है कि कैसे एल्डर्स द्वारा बताए गए आदेशों को बोलने वाला इंसान सभी लोगों को देवताओं के लिए चढ़ाई गई सामग्री के लिए कुछ मेडल्स दे रहा होता है। और हमें दिखता है कि वो ज़्यादातर लोगों को ब्रॉन्ज मेडल ही दे रहा होता है। कि तभी हमें उन सब लोगों के बीच में लिंगशी आते हुए दिखाई देती है और हमें दिखता है कि कैसे वहाँ मौजूद सभी लोग लिंगशी को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो सब लोग आपस में ये बातें करने लगते हैं कि कैसे लिंगशी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी हमें बाकी लोगों की बातों से ये पता चलता है कि कैसे लिंगशी की जल्दी शादी होने वाली है और जो भी लिंगशी से शादी करेगा वो अपने आप ही आने वाले सालों के लिए एल्डर्स के चुनाव में खड़ा हो सकता है। और हमें दिखता है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि लिंगशी की शादी चेंग के खानदान में ही होने वाली है। तभी ऐसे ही करते कुछ देर बीत जाती है और हमें ये दिखता है कि कैसे चेंग के खानदान से वी खुद देवताओं के पूजने के लिए कुछ सामग्री लेकर आ रखा है और उसके वहाँ की सामग्री वहाँ पर मौजूद अभी तक की सबसे खास सामग्री है। और सब लोग उसकी ऐसी भेंट देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। और हमें दिखता है कि वी को अपनी भेंट देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब उसे वहाँ का सबसे बड़ा मेडल मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जेड मेडल होता है। और हमें दिखता है कि वी खुश हो ही रहा होता है कि अचानक से टूली सबको हटाते हुए सबके सामने आने लगती है। और हमें दिखता है कि ऐसी हड़बड़ाहट की वजह से गलती से टूली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा सबके सामने आकर गिरती है।
और तभी हमें दिखता है कि वो जेड मेडल तो अपने आप ही टूली के दिए गए चढ़ावे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि टूली तो और कुछ भी नहीं, कुछ मरी हुई मछलियां लेकर आ रही। पर हमें तो ये दिखता है कि टूली के इस चढ़ावे को सभी लोग चेंग खानदान के चढ़ावे से नीचे मानने लगते हैं और सब लोग ये मानने लगते हैं कि शायद जेड मेडल कुछ गलत बता रहा है। पर तभी हमें दिखता है कि सभी लोगों के बीच में लिंगलोंग भी वहां आ जाता है और हमें दिखता है कि उन सब लोगों में से सिर्फ लिंगलोंग ही होता है जो टूली का सपोर्ट कर रहा होता है और वो सबको ये बताता है कि कैसे चेंग फैमिली तो हर साल एक ही पेड़ देती है, जिससे क्या पता भगवान भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। तभी उन्हें टूली की आम सी मछलियां भी बहुत पसंद आ रही होंगी, क्योंकि इस आइलैंड में कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता सिवाय टूली के, क्योंकि सिर्फ टूली ही एक मॉडल इंसान है जो सी ऑफ ऑब्लिवियन से नहीं चलती है। पर तभी हमें दिखता है कि लिंगलोंग की ऐसी बातें सुनकर वी ये बोलता है, क्या बकवास है, मैं नहीं मानता ये सब। मुझे तो पक्का यकीन है कि इस लड़की ने कुछ ना कुछ गलत करा है, तभी तो हम इसके चेंग खानदान से नफरत करते हैं। इसने ही हमारे पूरे आइलैंड पर महामारी मचाई थी और क्या पता ये फिर से वही कराने की सोच रही हो। पर हमें तो ये दिखता है कि वी की ऐसी बातें सुनकर टूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर टूली वी को अपनी जबान संभालने को बोलती है। पर तभी हमें दिखता है कि वहां पर मौजूद सभी लोग वी का सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमें दिखता है कि वी जल्दी से जल्दी उस जेड मेडल को चुराने की कोशिश करता है। पर तभी हमें दिखता है कि टूली उसे ये करने से रोक देती है और इन सब चीज़ों के दौरान हमें दिखता है कि एल्डर्स का संदेशा पहुंचाने वाला इंसान वो जेड मेडल सबसे हटा लेता है और सबसे ये बोलता है, शांत रहो, शांत रहो। मुझे पता है तुम सब भी यही सोच रहे हो और मुझे भी यही लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देवताओं को ऐसे सिंपल सी मछलियां पसंद आए। और जहां हमने ये देखा कि चेंग फैमिली ने इतना शानदार तोहफा उन्हें दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये मेडल चेंग फैमिली को ही जाना चाहिए। पर रुको टूली, अगर तुम्हें ये मेडल सच में चाहिए तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं। एक आर्टिकल लिखा गया था हमारे पवेलियन पे, उसी के अंदर एक रिकॉर्ड था जिसमें एक मछली के बारे में बताया गया था जो 7 मीटर लंबी है। वो सी ऑफ ऑब्लिवियन के समुद्र में रहती है। वो इतनी खतरनाक है कि आज तक कोई भी उसे देख तक नहीं पाया है और जिसने भी उसे देखा है वो हमेशा मौत के घाट उतरा है। उसके स्केल एकदम लोहे जैसे हैं और उसके दांत एकदम पैने। वो एक राक्षस से कम नहीं है। पर वो मछली हमारे देवताओं के लिए बहुत अच्छा खाने के साथ साथ वो उनके आर्मर में भी काम आती है। तो चलो, अगर तुम चाहती हो कि मैं सच में ये मानूं कि जेड मेडल ने तुम्हें चुना है, तो तुम वो मछली लेकर आओ, वरना मैं ये मेडल सीधा वी को दे दूंगा। पर हमें तो ये दिखता है कि उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और लिंगलोंग उस आदमी को ये पूछने लगता है कि कैसे वो जानबूझकर चेंग फैमिली के लिए ये सब चीजें कर रहा है और उसे ये लगता है कि कैसे उस मॉन्स्टर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और हमें दिखता है कि कैसे टूली तो बस सबकी बातें सुन रही होती है और वो उन सब बातों में अपने खानदान की बहुत बेइज्जती सुन रही होती है और हमें दिखता है कि वी भी टूली की बहुत बेइज्जती करने लगता है, जिससे आखिरकार हमें ये दिखता है कि टूली और नहीं सह पाती और वो सीधा उस आदमी की बातों को हामी भर देती है और वो सबको ये बताती है कि कैसे वो सीधा उस मॉन्स्टर को पकड़ कर लेकर आएगी और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को गलत साबित कर रहेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि कैसे टूली उस मॉन्स्टर के पीछे पड़ गई है और वो सीधा उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और तभी हमें टूली और उस मॉन्स्टर की पानी के अंदर एक बहुत ही भयानक लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखता है कि टूली पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पर वो मछली सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो टूली को बहुत ज्यादा चोट भी पहुंचा रही है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए टूली पानी के अंदर डूबी हुई एक नाव के बीच में फंस जाती है और हमें दिखता है कि वो मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठाकर टूली पर हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी टूली अपना दिमाग चलाकर उस मॉन्स्टर को उसी नाव के बीच में फंसाने की कोशिश करती है और हमें दिखता है कि टूली इस चीज में कामयाब भी हो जाती है और हमें दिखता है कि टूली आखिरकार अपनी जान पर खेलकर उस मॉन्स्टर को उस नाव के जरिए मारने में कामयाब रहती है। पर तभी हमें ये दिखता है कि टूली को एक अजीब बात पता चलती है। टूली उस डूबी हुई नाव के पास जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे ये महसूस होता है कि कैसे वो ये नाव जानती है और उसे कुछ ही देर में ये पता चल जाता है कि कैसे ये नाव तो उसके सगे पापा की थी। और हमें दिखता है कि कैसे टूली को अपने पुराने बचपन की बहुत ही हल्की हल्की यादें आने लगती है कि तभी अचानक से हमें दिखता है कि टूली को पानी के ऊपर से एक अजीबी चीज उसकी तरफ आते हुए दिखती है और हमें दिखता है कि टूली उस चीज को पकड़ लेती है और हमें दिखता है कि कैसे टूली के उस चीज को पकड़ते ही पूरे समुद्र में एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव आ जाती है और हमें दिखता है कि उस शॉकवेव के खत्म होने के बाद अचानक से टूली के सामने
एक बेहोश आदमी सीधा पानी के अंदर कूद जाता है और टूली उस आदमी को देखकर उसे वापस पानी से बाहर निकाल लेती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एल्डर चेंग को दिखाया जाता है जो जी से बात कर रहा होता है और वो उससे ये बोलता है, जी तुम्हें पता है उस मॉडल लड़की को जेड मेडल चाहिए। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं उस लड़की से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। पता नहीं क्या हैंक का दिमाग खराब हो गया था जो उसने एक मॉडल को पालने की सोची। पर इससे पहले कि तुम उसकी साइड ले लो, तुम्हें याद नहीं है कि उसने ही जेन को होप दी थी। वो काली रात सिर्फ उस लड़की की वजह से आई थी और उस लड़की ने ही हमारे पूरे आइलैंड में तबाही मचाई थी। पर हमें तो ये दिखता है कि जी जेंग को ये बताता है कि कैसे पवेलियन के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कैसे वो हादसा जेंग ने खुद करा था और उसने ही टूली को मजबूर करा था कि वो उसका साथ दे उसके प्लान में। पर हमें तो ये दिखता है कि चेंग तो जी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे ये बताता है कि कैसे वो सिर्फ टूली पर नजर रखे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि टूली उस इंसान को समुद्र के ऊपर लाने में कामयाब रहती है। पर तभी टूली अपने सामने एक बहुत ही बड़ा जहाज देखती है और वो जहाज सीधा शियांग आइलैंड के अंदर आ जाता है और हमें ये दिखता है कि कुछ देर बाद टूली भी उस इंसान को उस जहाज के पास लेकर आ जाती है और तभी हमें ये दिखता है कि उस जहाज के अंदर तो कोई भी नहीं होता और उस जहाज की हालत भी अच्छी नहीं होती। वहीं हमें टूली दिखती है जो उस इंसान को होश में लाने में कामयाब रहती है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो इंसान तो बहुत ही मदहोश हालत में अपने माँ बाप को बुला रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि कैसे कोई उसे बचा ले, जिससे टूली भी कुछ समझ नहीं पाती। पर तभी हमें दिखता है कि टूली को अपने आजू बाजू किसी की आहट महसूस होती है। एपिसोड शुरू होते ही हमें जिंग दिखाया जाता है पर तभी हमें एक अजीब बात पता चलती है। हमें ये साफ साफ दिखता है कि जिंग तो ग्रैंडपा हैंक के घर में ही छुपा हुआ है और हमें जिंग को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो ग्रैंडपा हैंक के घर में बहुत पहले से छुपा हुआ है। पर तभी हमें दिखता है कि जिंग टूली की एक किताब पढ़ने लगता है और हमें दिखता है कि जिंग बहुत ही अलग अलग तरीके की जादुई चीजें देख रहा होता है और ऐसे ही करते हुए तभी हमें जिंग के सामने जिंग का बचपन का रूप दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि कैसे जिंग अपने बचपन के रूप से ही बातें कर रहा होता है और हमें उन दोनों को देखकर ये पता चल रहा है कि जिंग ने अपने बचपन के रूप को एज ए इल्यूजन अपने सामने देखा है, जिससे वो अपनी पुरानी बातों की पूछताछ खुद से करने में कामयाब हो रहा है। और तभी हमें छोटे जिंग के द्वारा ये पता चलता है कि कैसे उनके फादर की एक बहुत ही जरूरी जादुई चीज शियांग आइलैंड के हॉल ऑफ प्रेयर के अंदर है। और ऐसे ही हमें ये दिखता है कि जिंग टूली की किताब पढ़ते हुए अपने फादर का वही जादुई इंस्ट्रूमेंट देखता है और उसे उस किताब के जरिए ये पता चलता है कि कैसे वो जादुई इंस्ट्रूमेंट शियांग आइलैंड की बाउंड्री को हिला कर रख सकता है, जिससे वहां से कोई भी इंसान बाहर जा सकता है और वो वापस इमॉर्टल रैम के अंदर जा सकता है। और हमें जिंग से ये पता चलता है कि कैसे उसके फादर खुद कभी भी शियांग आइलैंड से बाहर नहीं जाना चाहते थे, पर वो ये सब उसकी माँ के लिए कर रहे थे। और तभी हमें ये दिखता है कि जिन ये सब बातें पढ़ते हुए अचानक से अपने पास को देखने लगता है, जहाँ पर हमें पहली बार जिंग की माँ को दिखाया जाता है जिनका नाम यिंग होता है। और हमें यिंग को देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि कैसे वो अपने दोनों बच्चों टूली और जिंग को सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। पर हमें यिंग को देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि शायद यिंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और तभी आखिरकार हमें पहली बार शेंग भी दिखता है जो जिंग और टूली का पापा होता है। और हमें शेंग को देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि कैसे वो भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो यिंग की ऐसी खराब हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में होता है। वहीं असल दुनिया में हमें ये दिखता है कि छोटा जिंग बड़े जिंग को ये बताता है कि कैसे 10 साल पुरानी बातों में से कुछ बातें एकदम सच हैं, जैसे उनके पापा शेंग ने ही आइलैंड में 10 साल पहले अपने जादुई हथियार से शियांग आइलैंड की बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करी थी, जिससे वो जिंग की माँ यिन को शियांग आइलैंड से बाहर निकालने में कामयाब हो पाए। पर छोटा जिंग ये भी बताता है कि कैसे आइलैंड्स के रिकॉर्ड में ये भी लिखा गया था कि शेंग की वजह से ही पूरे आइलैंड पर 100 से ज्यादा भगवानों की मौत हो गई थी सी ऑफ ऑब्लिवियन के पानी की वजह से, और शेंग की वजह से ही पूरा आइलैंड डूबते डूबते बच पाया था। पर छोटे जिंग को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि शेंग ने कभी ऐसी चीज करने की सोची भी होगी और उसे किसी और पर ही शक हो रहा है। और हमें दिखता है कि बड़े जिंग को छोटे जिंग की बातें सुनकर कुछ सोचना आ रहा है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीच के पास टूली उस बेहोश इंसान के साथ दिखती है और हमें उस बेहोश इंसान के आजू बाजू कुछ और लोग भी दिखते हैं जो उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कि तभी टूली उस इंसान पर गरम गरम पानी फेंक कर उसे उठाने में कामयाब रहती है
और हमें ये दिखता है कि उसके आजू बाजू के लोग उसे उठाते हुए उसे मास्टर मास्टर बोल रहे होते हैं। कि तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आखिरकार वो इंसान पूरी तरीके से उठने में कामयाब रहता है। और उठते ही हमें ये दिखता है कि वो इंसान उनमें से एक इंसान को उसका अंकल बुला रहा होता है और वो उसे ये पूछने लगता है कि क्या वो भी उसके साथ मर चुके हैं। पर उसका अंकल उसे ये बताता है कि कैसे वो सब टूली की वजह से ही जिंदा है और टूली ने ही उस इंसान को डूबने से बचाया था। जिसे सुनकर आखिरकार उस इंसान को पूरा होश आ जाता है और वो टूली का बहुत धन्यवाद करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। कि तभी टूली उस इंसान को उसका एक सामान देती है और हमें उस सामान को देखकर ये साफ पता चल जाता है कि ये तो वही सामान है जिसे जब टूली ने छुआ था तो पूरे सी ऑफ ऑब्लिवियन में शॉक वेव आ गई थी। और हमें ये दिखता है कि वो इंसान तो वो सामान टूली से बहुत जल्दी ले लेता है और वो टूली को ये बताता है कि कैसे वो चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो फिर से टूली का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करने लगता है। कि तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि उस इंसान का अंकल उससे टूली से छुपकर कुछ बातें करने लगता है और वो उस इंसान को शियांग आइलैंड का आसमान दिखाता है जहाँ पर 2 सूरज चमक रहे होते हैं। और वो उस इंसान को ये बताता है कि कैसे यही द डुओ सन्स है। जिसे सुनकर वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपने अंकल से ये पूछने लगता है कि क्या वो सच में फेरी लैंड के अंदर आ चुके हैं। पर उसका अंकल उसे ये बताता है कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते और अगर उसे ये जानना है तो उसे टूली से ही पूछना होगा। और आखिरकार हमें उस इंसान का नाम भी पता चल जाता है। उसका नाम जियाओ होता है और हमें पता चलता है कि कैसे जियाओ लियांग नाम की जगह से आ रखा है और वो इस बहुत बड़ी बोट के अंदर ही काम करता है। पर तभी हमें एक अजीब बात दिखती है। हमें ये दिखता है कि जियाओ अपने कैप्टन का नाम ले ही रहा होता है कि अचानक से उसके अंकल कुछ बहाना बनाकर जियाओ को चुप करा देते हैं और जियाओ भी उसकी बात समझ जाता है। और जियाओ टूली को ये बताता है कि कैसे वो किसी सीला नाम की जगह पर किसी बिजनेस के चक्कर में जा रहे थे। कि तभी उनके ऊपर समुद्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया था जिससे वो लोग इस आइलैंड पे आकर रुक गए हैं। पर हमें ये दिखता है कि टूली को तो उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है और टूली ये नहीं समझ पाती कि आखिरकार वो लोग किन जगहों की बातें कर रहे हैं। और हमें ये दिखता है कि टूली जियाओ लोगों से ये पूछती है कि क्या वो लोग मॉडल्स हैं। जिसे सुनकर जियाओ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और हमें ये दिखता है कि जियाओ टूली की ऐसी बातें सुनकर टूली को एक फेरी मानने लगता है और वो टूली को ये बताता है कि कैसे उसके सभी लोग नॉर्मल इंसान हैं। पर हमें ये दिखता है कि टूली उसे तुरंत ही ये बता देती है कि कैसे वो भी उन्हीं की जैसी एक इंसान है और वो सब शियांग आइलैंड के अंदर मौजूद हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस जिंग दिखाया जाता है जो छोटे जिंग से बातें कर रहा होता है। और तभी हमें छोटे जिंग से आखिरकार शेंग के मैजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पता चलता है जिसका नाम स्टार अरे होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जिंग जो ये किताब पढ़ रहा है दरअसल वो टूली की नहीं उसके फादर शेंग की है। और हमें शेंग की किताब में ये भी पता चलता है कि कैसे उसके मैजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार अरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि वो उन्हें कहाँ पहुँचा सकती है। जिसे देखकर वो दोनों ये समझ जाते हैं कि शेंग को इस स्टार अरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था और वो बस ये जानता था कि वो रे उन्हें कहाँ पहुँचा सकती है। तो उन दोनों को ये लगता है कि शायद शेंग को कोई मैनिपुलेट कर रहा था। और तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि छोटा जिंग ये बताता है कि कैसे उसे सिर्फ एक ही इंसान पर शक है और वो इंसान कोई नहीं ग्रैंडपा हैंग ही है। और हमें तभी जिंग के पास में ये दिखता है कि ग्रैंडपा हैंग यिंग और शेन को जानते थे और शायद ग्रैंडपा हैंग यिंग की बीमारी को ठीक भी कर रहे थे। पर हमें ये दिखता है कि जिंग ये सब चीज़ें मानने से मना कर देता है कि ग्रैंडपा हैंग कभी भी उनके लिए कुछ बुरा कर सकते हैं। और यही सब बातें करते हुए हमें ये दिखता है कि बड़े जिंग को अपने पास की हल्की हल्की झलक आने लगती है जिसमें वो ये देखता है कि शेंग और यिंग एक इंसान के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और वो इंसान उनके घर भी बहुत बार आ रखा था। पर हमें ये दिखता है कि जिंग चाहकर भी वो चीज़ें याद नहीं कर पा रहा होता। कि तभी छोटे जिंग से हमें ये पता चलता है कि कैसे जिंग की याददाश्त दरअसल इसलिए इतनी कमज़ोर है क्योंकि 10 साल पहले जब वो सी ऑफ ऑब्लिवियन में गिरने ही वाला था तब उसके सर पे बहुत ही गहरी चोट आई थी जिससे उसकी बहुत सारी यादें खो गई थी और वो अभी उन्हें चाहकर भी याद नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही खुद से बातें करने के दौरान हमें ये दिखता है कि जिंग को शेंग की किताबों में एक क्लू मिलता है। जिंग ये देखता है कि कैसे स्टार अरे को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो शेंग ने किताब में बड़ी डिटेल से लिखे हुए हैं
और हमें ये पता चलता है कि कैसे ये सभी मटेरियल्स पूरे आइलैंड में फैले हुए हैं। और हमें ये दिखता है कि जिंग ये सब चीज़ें देखकर ये सोचता है कि शायद अगर वो भी अपने फादर जैसे ही इन सब चीज़ों के पीछे जाता है तो क्या पता उसे कोई क्लू मिल सकता है। और अगर वो इन सब चीज़ों को जोड़कर वापस से एक स्टार अरे बना ले और उसे यूज़ कर ये साबित कर पाए कि उससे कुछ नहीं होता, तो वो अपने पिता शेंग पर लगाए गए झूठे इल्जामों को साफ से हटा सकता है। और हमें दिखता है कि जिंग की ये सब बातें सुनकर आखिरकार छोटा जिंग भी उसके सामने से गायब हो जाता है। अभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें वी दिखाई देता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ सी ऑफ ओब्लिवियन के पास वाले बीच पर घूम रहा होता है। और हमें वी को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वी अभी भी टूली की बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी हमें दिखता है कि वी दूर से टूली को समुद्र के बीच में आता हुआ देख लेता है। और हमें ये दिखता है कि लिंगलोंग और उसके कुछ दोस्त भी टूली का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी टूली लिंगलोंग लोगों से मिलने के लिए आने लगती है और हमें टूली की बोट पर वही मॉन्स्टर फिश बधी हुई दिखती है, जिसे देखकर लिंगलोंग लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहीं वी टूली की ऐसी जीत को देखकर वहां से बहुत ही ज्यादा गुस्से में चले जाता है। तभी हमें लिंगलोंग टूली से बात करता हुआ दिखाई जाता है और तभी लिंगलोंग टूली को ये बताता है कि कैसे जब वो समुद्र में गई थी तो उसके पास का एरिया एकदम काला हो गया था, तो उसे वहाँ कुछ हुआ तो नहीं। पर हमें ये दिखता है कि टूली लिंगलोंग लोगों को जाओ के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि टूली आखिरकार अपना चढ़ावा वो मॉन्स्टर फिश भगवानों को चढ़ाकर अपने लिए वो जेड मेडल लेने में कामयाब रहती है। और हमें ये दिखता है कि टूली इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो वापस ग्रैंडपा हैंग के घर की तरफ जाने लगती है। पर तभी घर की तरफ जाते हुए अचानक से हमें ये दिखता है कि टूली को उसके आजू बाजू कुछ अलग ही महसूस होता है। और हमें दिखता है कि कुछ ही देर में टूली के सामने वी भी आ जाता है और वी के साथी लोग सब मिलकर टूली को घेर लेते हैं। और वी टूली से ये बोलता है, टूली टूली टूली, एक मॉर्टल इंसान जो हम जैसे इमॉर्टल लोगों के साथ रहकर हमसे बड़ा बनना चाहती है। चलो, मुझे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना अपना, मैं तुम्हें कुछ समय दे रहा हूँ, मुझे चुपचाप से ये जेड मेडल दे दो, क्योंकि ये तुम जैसे मॉर्टल पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर हमें तो ये दिखता है कि टूली वी से ये बोलती है, अपनी शर्ट भूल गए, शर्म आती है मुझे तुम पे, तुम अपने आप को इमॉर्टल कहते हो और खुद ऐसी हरकतें कर रहे हो। और हमें ये दिखता है कि टूली की ऐसी बातें सुनकर वी बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो अपने आदमियों को टूली पर हमला करने के लिए भेजता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि टूली ग्रैंडपा फेंग के नाम पर उन सब लोगों को चकमा देने में कामयाब रहती है और वो सीधा ग्रैंडपा हैंग के घर के लिए भागने लगती है। पर तभी हमें दिखता है कि वी लोग तुरंत ही टूली के पीछे पड़ जाते हैं और हमें दिखता है कि कैसे टूली उनके हमलों से बाल बाल बचते हुए अपने घर की तरफ भाग रही होती है। पर आखिरकार ऐसे ही भागते हुए वी टूली को पकड़ने में कामयाब रहता है और वो टूली से ये बोलता है, वाह, भाग तो तुम अच्छा लेती हो, पर हो तो तुम एक घिनौनी सी मॉडल ही। माना मैंने ग्रैंडपा हैंग को इस पूरे आइलैंड में सबसे ज्यादा वाइस बुलाया जाता है और वो उस पूरे आइलैंड में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान भी कहलाते हैं, पर तुम ही बताओ अभी वो कहाँ है, क्या वो तुम्हें बचा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। और हमें ये दिखता है कि ये सब कहकर वी टूली पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वहां पर वी का पापा जी भी आ जाता है और वो उसे रोक देता है। और तभी वो सबके सामने आकर टूली से ये बोलता है, टूली, मुझे माफ कर देना, मेरे इस पागल बेटे की वजह से तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ी। तुमने साफ साफ ये जेड मेडल अपने आप कमाया है और तुम ही इसकी असली हकदार हो। तुम इसकी टेंशन मत लो, इसको तो मैं बताता हूँ। तुम अभी घर जाओ, यहाँ अंधेरा होने वाला है। और हमें दिखता है कि टूली जी की बातें मानकर वहां से चली जाती है और तभी जी वी से ये बोलने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। और हमें ये जी से ये पता चलता है कि कैसे वो नहीं चाहता कि हैंग और उनके खानदान के बीच में कुछ भी लड़ाई हो और अगर ऐसा हुआ तो चेंग को इन सब बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। पर हमें वी से ये पता चलता है कि कैसे दरअसल चेंग ने ही वी को टूली से वो जेड मेडल छीनने के लिए भेजा था। पर हमें तो ये दिखता है कि जी वी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे सीधा सीधा घर जाने को बोल देता है, जिससे आखिरकार वी और उसके साथी वापस घर की तरफ चले जाते हैं। पर तभी हमें जी को दिखाया जाता है जो एल्डर हैंग के घर को बहुत ही गौर से देख रहा होता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टूली और जी आपस में बात कर रहे होते हैं और जी हैंग के बारे में पूछने लगता है और टूली जी को ये बताती है कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने बहुत टाइम से लोगों को देखना तक बंद कर दिया है और वो अब पूरा दिन अपने कमरे में ही बिताते हैं और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी उसे मिलने के लिए आए।
पर हमें जी से ये पता चलता है कि कैसे ग्रैंडपा हैंग अभी उस पूरे आइलैंड में सबसे बुजुर्ग इमॉर्टल हैं, जो उस आइलैंड में कम से कम 100 साल रह चुके हैं। और हमें जी से ये पता चलता है कि कैसे वो ग्रैंडपा हैंग को इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं। पर टूली उन्हें फिर से ये बताती है कि कैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ग्रैंडपा हैंग बहुत टाइम से किसी से भी नहीं मिलना चाहते। और टूली को ये नहीं लगता कि जी भी ग्रैंडपा हैंग से मिल पाएगा। और हमें दिखता है कि यही बातें सोचते हुए आखिरकार जी भी वहाँ से चले जाता है। तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन को दिखाया जाता है, जो शेंग की किताबें पढ़ते हुए खुद से बोल रहा होता है। अच्छा, तो मुझे ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, पर ये क्या है? अलग अलग रे के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए होते हैं। अब मैं इतने सारे मटेरियल कहाँ से लेकर आऊँगा? मुझे ये सब चीज़ें पहले ही सोचनी होगी, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। पर तभी हमें दिखता है कि आखिरकार टूली भी ग्रैंडपा हैंग के घर पहुंच जाती है और वो आते ही ग्रैंडपा हैंग को बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। और आखिरकार हमें एक अजीब बात पता चलती है। हमें ये दिखता है कि कैसे जिंग ग्रैंडपा हैंग की आवाज़ निकालकर टूली से हल्की हल्की बातचीत कर रहा होता है और टूली भी उसे ग्रैंडपा हैंग समझ के ही बात कर रही होती है। और तभी हमें दिखता है कि टूली बिना बताए सीधा ग्रैंडपा हैंग के कमरे में आ जाती है और जिंग टूली को आता हुआ देखकर थोड़ा चौंक जाता है। तो एनिमल लवर्स, एपिसोड शुरू होते ही हमें वही सीन दिखाया जाता है जिस सीन में टूली ग्रैंडपा हैंग के कमरे में घुसने वाली होती है। और हमें ये दिखता है कि जिंग अभी भी ग्रैंडपा हैंग के कमरे से नहीं निकला है कि तभी अचानक से हमें दिखता है कि टूली के पीछे एल्डर मियांग आ जाती है। और हमें ये दिखता है कि टूली एल्डर मियांग को देखकर ग्रैंडपा हैंग के कमरे में जाने से रुक जाती है। और हमें दिखता है कि मियांग टूली को ये बताती है कि कैसे वो बाकी सब एल्डर्स की तरफ से उसके लिए एक संदेश लेकर आई है। पर हमें तो ये दिखता है कि मियांग टूली को देखकर भी ये सोचने लगती है कि कैसे कि कितने कम सालों में टूली भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। और हमें ये दिखता है कि मियांग ये सब बातें मन ही मन में सोच रही होती है, पर मियांग टूली को थोड़ा कमज़ोर देखती है और उसे ये देखकर साफ साफ पता चल रहा होता है कि टूली किसी न किसी से तो लड़ के आई है। पर टूली मियांग को वी के साथ हुई लड़ाई बिल्कुल नहीं बताती है और वो मियांग को कुछ और बहाने देने लगती है अपनी खराब हालत के। और तभी मियांग टूली से ये बोलती है, टूली, हम एल्डर्स को अभी तक ये नहीं पता चला है कि किसने पवेलियन पर वो हमला करा था, पर हम अभी भी आइलैंड पर पूरी तरीके से तैनात हैं। तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अपने व्यवहार को अच्छा रखो। तुम्हें यहाँ पर किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा हैंग को कोई भी तकलीफ ना हो, तो मैं तुम्हें यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि शांति से रहो। और हमें दिखता है कि टूली मियांग की ऐसी बातें सुनकर उसे धन्यवाद करती है उसे ये सब चीज़ें बताने के लिए। कि तभी अचानक से हमें दिखता है कि ग्रैंडपा हैंग अपने कमरे के दरवाजे खोलकर मियांग से उससे कुछ बातचीत करने के लिए बोलने को बोलते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि एल्डर हैंग और एल्डर मियांग आपस में बातचीत करने लगते हैं। और हमें ये दिखता है कि एल्डर हैंग मियांग को ये बताते हैं कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि मियांग उनसे मिलने के लिए आई है, क्योंकि अभी तक 3 सालों में कोई और एल्डर्स उनसे मिलने नहीं आ रखे हैं। जिसे सुनकर मियांग उसे ये बताती है कि कैसे वो तो सिर्फ वहाँ पर बाकी सब एल्डर्स को संदेशा पहुँचाने आई थी। पर तभी हमें दिखता है कि हैंग मियांग से बातें करने के दौरान अचानक से टूली के बदन पर कुछ घाव के निशान देखता है और वो ये समझ जाता है कि टूली के साथ कुछ गलत हुआ है। और हमें दिखता है कि मियांग से बातें करने के दौरान हैंग बार बार सिर्फ टूली के घाव ही देख रहा होता है। पर हमें ये दिखता है कि मियांग भी ये चीज़ देख लेती है और मियांग हैंग से ये बोलने लगती है, हैंग, शायद तुम्हारा सुनना तुम्हारी याददाश्त के साथ कमज़ोर हो रहा है। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा। शायद तुम्हें भी मेरे जैसे अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए। और हमें दिखता है कि हैंग ये सब बातें सुनकर टूली को वहाँ से जाने को बोल देता है। पर हमें ये दिखता है कि टूली जाते हुए ग्रैंडपा हैंग के कमरे पे अपनी किताब देख लेती है और वो ये पूछती है कि आखिरकार उसकी किताब वहाँ कर क्या रही है। और ग्रैंडपा हैंग उसे ये बताते हैं कि कैसे उसे वो किताब गिरी पड़ी मिली थी और उसने वो किताब यहाँ पर संभाल ली। और टूली ये सब सुनकर ग्रैंडपा हैंग को ये बताती है कि वो उसे वापस लेकर जा रही है। और आखिरकार टूली ग्रैंडपा हैंग और मियांग को अपने कमरे में अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाती है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखता है कि टूली थोड़ा कंफ्यूज होती है कि आखिरकार उसकी किताब ग्रैंडपा हैंग के कमरे में कैसे मिल सकती है। और वो ये सोचने लगती है कि शायद उसी ने वो किताब वहाँ गिरा दी होगी। पर तभी हमें ये दिखता है कि टूली अपनी किताब को पकड़कर कुछ चीज़ें पढ़ने लगती है और हमें ये दिखता है कि कैसे टूली अपनी किताब के ज़रिए कुछ बनाने की कोशिश कर रही है और वो एक बहुत ही बड़ी मछली जैसा दिख रहा है। पर हमें ये दिखता है कि टूली उसे बनाने में कामयाब नहीं हो रही होती है, क्योंकि उसे एक इंग्रेडिएंट जिसका नाम द इटर्नल हर्ब होता है वो नहीं मिल रहा होता है। और टूली से हमें पता चलता है कि कैसे आइलैंड के अंदर कोई भी वो इटर्नल हर्ब नहीं देना चाहता,
जिसका मतलब ये है कि उसे कहीं और से ही उसे लाना होगा। और ऐसे ही करते हुए हमें ये दिखता है कि टूली अपनी और चीज़ें कर ही रही होती है कि अचानक से उसे बहुत दर्द होने लगता है। और हमें ये दिखता है कि कैसे टूली के उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ते हुए टूली को सच में बहुत ज़्यादा चोटें आ गई हैं, जिससे टूली सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार टूली अपनी सभी चोटों को दवाइयाँ लगाने लगती है। पर हमें ये दिखता है कि टूली अपनी इतनी सारी तकलीफ सहते हुए भी बार-बार सिर्फ अपने भाई को ही याद कर रही होती है। और हमें टूली के ज़रिए ये पता चल जाता है कि कैसे वो भी अपने भाई की जादुई चीज़ द ऑल इंक्लूसिव क्यूब के पीछे ही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें चेंग लोगों की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि कैसे रैन और वी आपस में बात कर रहे होते हैं। और हमें ये दिखता है कि कैसे रैन वी को बहुत डांट रही होती है, क्योंकि वी की वजह से इतने सालों में पहली बार उनके पास जेड मेडल नहीं है, वो भी सिर्फ वी की गलती की वजह से। क्योंकि हर साल जैसे 3 जेड मेडल आते हैं, वी हमेशा लास्ट में जाता है और वो ये सोचता है कि वो लास्ट में जेड मेडल अपने पास हथिया लेगा। पर हमें ये दिखता है कि वी इन सब चीज़ों के पीछे अपने पापा ज़ीक को ब्लेम कर रहा होता है और वो ये कहता है कि कैसे अगर जी समय पे नहीं आता तो आज वो जेड मेडल उसके पास होता। पर हमें ये दिखता है कि रैन तभी भी वी को बहुत डांट रही होती है और उसे ये कह रही होती है कि कैसे वो सिर्फ एक मॉडल गर्ल से हार गया। पर तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जिसका नाम जुआन होता है। और हमें ये पता चलता है कि जुआन रैन का बेटा है और जुआन रैन को एक बहुत ही प्यारा सा परफ्यूम सुंघाता है और वो रैन को ये बताता है कि कैसे इस परफ्यूम में बहुत ही ज़्यादा जादुई ताकतें हैं, जिससे वो अपना गुस्सा कुछ पल भर में ही शांत कर सकती है। और हमें दिखता है कि ऐसा ही होने लगता है, जिसे देखकर रैन वी को बहुत डांटने लग जाती है कि उसे जुआन से कुछ सीखना चाहिए। पर तभी हमें दिखता है कि रैन वापस ओवरथिंकिंग करने लग जाती है और वो ये सोचने लगती है कि टूली ने आखिरकार इतनी बड़ी फिश पकड़ी तो पकड़ी कैसे। और उसे ये शक होता है कि शायद टूली के साथ कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, जिसे सोचकर वो सीधा चेंग को ये सब चीजें बताने के लिए जाने लगती है, जिसे देखकर जुआन ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसके परफ्यूम में गलती कैसे है। पर तभी हमें दिखता है कि वी जुआन को थोड़ा छेड़ने लगता है और जुआन से हमें ये पता चलता है कि कैसे उसने ये परफ्यूम लिंची के लिए बना रखा है और शायद वो लिंची को ये परफ्यूम गिफ्ट देकर उससे प्रपोज करने वाला है, जिसे सुनकर वी उसको और भी ज्यादा छेड़ने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस टूली दिखती है, जिसे अपने कपड़े साफ करते हुए कुछ अजीब सी चीज मिलती है और टूली को याद आ जाता है कि शायद ये चीज उसी डूबे हुए जहाज की थी जो उसके साथ लगकर यहाँ पर आ चुकी है। और हमें दिखता है कि टूली उस चीज को अपने कपड़ों के साथ धोने के लिए रख देती है। पर तभी हमें एक अजीब चीज दिखती है, हमें दिखता है कि वो चीज पानी में घुसते ही कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि टूली अपने और जियो की कुछ बातें याद करने लगती है, जहाँ पर हमें दिखता है कि टूली के उन्हें बताए जाने के बाद कि वो लोग शियांग आइलैंड पर हैं, जियो और उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और जियो के अंकल उसे ये बताते हैं कि कैसे वो लोग अभी पूरे आइलैंड पर फंस चुके हैं, क्योंकि ना तो उनके पास खाने या पीने के लिए कुछ है और ना ही उनके लिए राशन में कुछ बचा है उस बहुत बड़े तूफान की वजह से। और हमें दिखता है कि इतनी सब चीज़ों की वजह से जियो टूली का बहुत धन्यवाद करने लगता है कि उसने उनके लिए इतना करा। पर वो टूली से एक आखिरी मदद चाहता है, वो टूली से ये चाहता है कि वो टूली को अपने आइलैंड के अंदर लेकर जाए और वो वहाँ पर उनके कुछ सप्लाई ढूंढने में मदद करे। पर हमें तो टूली के चेहरे पर ये सब चीज़ें सुनकर साफ साफ डर दिखाई देता है और टूली उन्हें ये बताती है कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइलैंड में रहने वाले सभी मॉर्टल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो सी ऑफ ऑब्लिवियन को पार नहीं कर सकते और उन्हें ये लगता है कि मॉर्टल्स उनके लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे वो टूली को मानते हैं। पर टूली उन्हें एक वादा करती है कि उन्हें जो जो खाने या पीने के लिए चाहिए वो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना उनके लिए लेकर आएगी। और हमें दिखता है कि टूली यही सब चीज़ें सोचते हुए खुद से ये बोलने लगती है, अगर वो सब लोग आइलैंड पर आ गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे नहीं पता कि जब सब लोगों को ये पता चलेगा कि कुछ मॉर्टल्स उनके आइलैंड पर घुस गए हैं तो उनका क्या करेंगे। मुझे उनकी जान बचानी ही पड़ेगी, आखिरकार वो भी मेरे जैसे मॉर्टल्स ही हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जियो लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी शिप के पास बैठकर ही आग सेक रहे होते हैं। और तभी हमें जियो दिखता है जो अपने परिवार के दिए गए ब्रेसलेट को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा होता है, जिसे देखकर जियो को अपना पास याद आने लगता है। और हमें ये दिखता है कि आखिरकार जियो शियांग आइलैंड पर पहुंचा कैसे। हमें ये दिखता है कि जियो और उसके सभी साथी उसी बोट पर
मॉर्टल्स के समुद्र में फंसे हुए थे और हमें उन लोगों को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि शायद उन्होंने अब जीने की उम्मीद भी छोड़ दी है और वो लोग बस मरने का इंतजार कर रहे थे कि तभी जियो अपने परिवार के ब्रेसलेट को देखकर कुछ सोचने लगता है और उसे किसी इंसान के विजन आने लगते हैं, जिस विजन में हमें ये दिखता है कि वो इंसान जियो को वो ब्रेसलेट देते हुए ये बता रहा होता है कि कैसे वही ब्रेसलेट शियांग आइलैंड में घुसने की चाबी है और अगर वो शियांग आइलैंड में घुस पाएगा तो सिर्फ उसी ब्रेसलेट की वजह से घुस पाएगा। पर जियो अपने मरते हुए समय में भी ये सोच रहा होता है कि शायद उससे झूठ बोला गया था और ये ब्रेसलेट किसी काम का नहीं है, जिसे सोचकर वो सीधा ब्रेसलेट को समुद्र में फेंक देता है। और तभी जियो के ब्रेसलेट को समुद्र में फेंकते ही वहां पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव आती है, जिससे हमें ये दिखता है कि जियो लोगों के सामने में कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे जियो लोगों को थोड़ा उम्मीद आने लगती है कि वो शायद अब बच जाएंगे। कि तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल आ जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हमें दिखता है कि वो पोर्टल सीधा जियो लोगों को उनकी बोट समेत वहां पर खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से ही जियो अपनी बोट से सीधा समुद्र में जा गिरता है। और हमें दिखता है कि जियो यही सब चीजें सोचते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि आज तक वो ब्रेसलेट कभी भी उसके काम नहीं आया, पर उसने जब वो समुद्र में फेंका तो वो तुरंत ही काम कर गया, जिससे जियो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उस ब्रेसलेट में क्या ताकतें हैं। कि तभी अचानक से जियो के अंकल भी उसके पास आ जाते हैं और वो जियो से बातचीत करने लगते हैं और तभी वो जियो से ये बोलते हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आखिरकार हम शियांग आइलैंड पर पहुंच गए, जैसा हमें एडवाइजर ने बताया था। हम सिर्फ कुछ ही दूर हैं इमॉर्टल्स की दुनिया में जाने के लिए, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध है और हमें ये पता भी नहीं है कि आखिरकार वो मॉर्टल्स रहते कहाँ हैं। तो तुम बताओ जियो, क्या तुम अपने परिवार को बचाना नहीं चाहते इन इमॉर्टल्स से? देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा जहाज टूट गया है, ना ही हमारे पास खाना पानी है। हमारी एक आखिरी उम्मीद वही लड़की है, टूली। अब तुम्हें ही टूली को मनाना पड़ेगा कि वो हमें इमॉर्टल्स के पास लेकर जाए, उसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। वैसे भी तुम लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा तेज हो और ये हमारा आखिरी मौका है, ध्यान से, ये मौका हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। और हमें दिखता है कि जियो अपने अंकल की बात पर हामी भरने लगता है। भी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ देर बाद रात को हमें ग्रैंडपा हैंक का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि टूली बहुत ही घायल हालत में सो रही होती है कि अचानक से जिंग भी टूली के कमरे में आ जाता है और हमें ये दिखता है कि घायल टूली को अपने सामने ऐसा देखकर जिंग बिना समय बर्बाद किए सीधा टूली को हील करने लगता है। और हमें ये दिखता है कि टूली को हील करते हुए जिंग खुद से ये बोलता है, तुम आखिरकार बार बार ऐसी मुसीबत में आती क्यों हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम चाहती क्या हो। मैं तुम्हें बार बार ऐसी चीजों से बचाते हुए नहीं रह सकता टूली, तुम्हें ये चीज समझनी होगी। और हमें दिखता है कि टूली को हील करते हुए जिंग टूली के डेस्क पर कुछ किताबें देखता है, जो वही किताबें होती हैं जिससे टूली कुछ फिश जैसी चीज बनाने की कोशिश कर रही होती है। कि तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि टूली अचानक से मुड़ते ही जिंग को छू लेती है, जिससे उसकी चोट में और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो तुरंत ही उठ जाती है। और टूली उठते ही ये देखती है कि उसके कमरे में कोई भी नहीं है, पर तभी टूली की खिड़की के बाहर टूली ग्रैंडपा हैंक को बैठा हुआ देखती है, जिससे वो ये समझती है कि शायद ग्रैंडपा हैंक को नींद नहीं आ रही है और टूली खुद ग्रैंडपा हैंक को अकेला छोड़कर सोने के लिए चली जाती है। कि तभी हमें ये दिखता है कि दरअसल टूली जिसे देख रही थी वो ग्रैंडपा हैंक नहीं था, वो तो दरअसल जिंग था। और जिंग ग्रैंडपा हैंक के कपड़ों में बैठकर टूली की वही किताब पढ़ रहा होता है जो टूली के डेस्क पर थी। तो एनिमे लवर सीन शुरू होते ही हमें दो जिंदगियां दिखाई जाती हैं, एक तो हमारी मॉडल टूली की और एक हमारी एल्डर मोहाई की ग्रैंड डॉटर लिंगशी की, जहाँ पर हमें उन दोनों के नजरिए से ये साफ पता चलता है कि कैसे भले ही टूली के पास आइलैंड के अंदर बहुत ज्यादा सामान नहीं है, पर वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। और वहीं लिंगशी आइलैंड में सब कुछ होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर हमें साफ साफ दुख दिखता है, जो शायद उसकी आने वाली शादी की वजह से हो रहा है और ये चीज शायद लिंगशी को मन ही मन बहुत तंग कर रही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लाइब्रेरी के पवेलियन के अंदर की हालत दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि लिंगशी के माँ बाप पूरे पवेलियन के अंदर उनके डैमेजेस देख रहे होते हैं और वो ये देखते हैं कि कैसे पवेलियन के अंदर बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर रैन और जी भी आ जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखता है कि कैसे रैन जू लोगों पर फालतू के इल्जाम लगाने लगती है कि कैसे वो पवेलियन पर हमला करने के बाद वापस वहां अपने सारे निशान मिटाने के लिए आए हैं। और हमें
हमें दिखता है कि जी रैन को ऐसा बोलने से रोकने की कोशिश करता है और वो सीधा रैन को अपने साथ जू लोगों से अलग लेकर जाता है, जहाँ पर जी रैन को ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे वो इतना भला बुरा किसी के लिए भी नहीं बोल सकती, खासकर एक एल्डर के खानदान से। और हमें दिखता है कि रैन जी की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा करती है और वो जी को अकेला छोड़कर अपनी तहकीकात करने के लिए जाने लगती है। और हमें दिखता है कि जी उसके जाने के बाद अपने आजू बाजू की तबाही देखकर अपने मन में ये बोलने लगता है, ये लाइब्रेरी पवेलियन हमारे देवताओं की सबसे खतरनाक पेड़ द एंशिएंट ब्लिज़र्ड की लकड़ियों से बना हुआ है। क्या ये इतनी आसानी से टूट सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है और पूरे आइलैंड पर बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। कि तभी हमें दिखता है कि जी को रैन के हाथ में एक रिकॉर्ड दिखता है, जिसे पढ़ने के बाद जी को ये पता चलता है कि कैसे इस रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारी आत्माएं कैद थी, पर किसी ने उन आत्माओं को आज़ाद कर दिया है। और रैन से हमें ये पता चलता है कि इस पूरे आइलैंड में बहुत कम लोगों के पास इतनी ताकत है जो ऐसी चीज़ कर सकते हैं, और वो जू लोगों के खानदान को ब्लेम कर रही होती है कि तभी अचानक से उनके पीछे से जू भी आ जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लाइब्रेरी के बाहर ये दिखता है कि जी जू लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता है और जी उनसे ये बोलता है, जैसा कि आप सबको ये पता है कि हमारी लाइब्रेरी का पवेलियन बहुत ही ज्यादा पवित्र है। इसे हमारे बहुत पुराने और बहुत ही प्राचीन देवताओं ने बनाया है जो अपनी ताकत खुद सूरज से लेता है। पर आपको ये भी पता होगा कि अगर इस पर कोई भी आँच आने वाली होती है तो ये सीधा अपने उस गार्डियन को बुलाता है जो उसकी रखवाली करने के लिए वहां पर तैनात किया जाता है। और अभी की तहकीकात करने के बाद मुझे ये शक हो रहा है कि शायद जो भी इंसान लाइब्रेरी के अंदर वो रिकॉर्ड्स चुराने आया होगा उसका सामना रिकॉर्ड्स के अंदर की आत्माओं से हुआ होगा और शायद उन्हीं आत्माओं को हराते हुए पवेलियन में धमाका हुआ होगा और गार्डियंस को ये पता चल गया होगा कि पवेलियन में खतरा आ रखा है। और हमें ये भी शक है कि इस आइलैंड पर जो भी इंसान है जिसने ये काम करा है वो पक्का सेफ है, क्योंकि अगर उसको कोई भी चोट आई होती तो अभी तक हमें पता चल जाता, या अगर उसकी मौत हुई होती तो हमने पूरे आइलैंड पर सभी लोगों से बातचीत कर ली है और हम सब से बातचीत करने में कामयाब रहे हैं और उन सबको देखकर हमें ये पता चल गया है कि वो लोग तो इस धमाके में बिल्कुल शामिल नहीं थे। तो जो भी इस धमाके में शामिल था वो आइलैंड से तो जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर से आने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। और अगर उसको चोट नहीं लगी है तो इसका ये मतलब है कि उसके पास एक बहुत ही ताकतवर प्रोटेक्शन भी होगी धमाके से बचने के लिए, और वो प्रोटेक्शन सिर्फ एक एल्डर सील ही दे सकती है। और जी की ये बातें सुनने के बाद जू लोगों को ये लगने लगता है कि अगर जी सच बोल रहा है तो उनका आइलैंड का एक एल्डर ही इस हमले के पीछे जिम्मेदार हो सकता है। जिसे सुनने के बाद जी जू लोगों को ये बताता है कि उसे एक एल्डर पर खाली एक शक है पर यकीन नहीं है, और हमें ये पता चलता है कि जी को दरअसल मियांग पर शक है। और जी जू लोगों को ये बताता है कि कैसे वो लोग मियांग की असली ताकत नहीं जानते और उन लोगों को अभी मियांग का असली मोटिव भी नहीं पता है। और जी से हमें एक और बात पता चलती है। हमें ये बात तो पता थी कि मियांग इस आइलैंड पर बाहर से आई है, पर हमें ये बात नहीं पता थी कि दरअसल मियांग इस आइलैंड पर 10 साल पहले आई थी, जब शेंग की वजह से वहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। और जी को इसी चीज की वजह से सबसे ज्यादा शक मियांग पर हो रहा है। और हमें ये दिखता है कि जू लोगों को भी जी की इस बात पर यकीन आने लगता है कि तभी हमें उन सबके ऊपर मियांग भी दिखाई जाती है जो उनकी सभी बातें सुन रही होती है। कि तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लिंगशी को दिखाया जाता है और हमें ये दिखता है कि लिंगशी तो जुआन के साथ एक जगह पर आराम से बैठी होती है, जहाँ पर लिंगशी और जुआन आपस में एक दूसरे से हल्की हल्की बातें कर रहे होते हैं। पर हमें उन दोनों की बातों से ये साफ पता चल रहा है कि कैसे जुआन लिंगशी से कुछ भी कहने में डर रहा है या शर्मा रहा है, और शायद लिंगशी को ये बात पता है। कि तभी अचानक से उन दोनों की बातों के दौरान लिंगशी के पास उसकी एक नौकरानी आ जाती है जो उसके कान में कुछ कहती है, जिससे सुनने के बाद लिंगशी जुआन को ये बताती है कि वो अपनी मुलाकात बाद में रखेंगे, और वो जुआन को वहां से जाने को कह देती है। जिसके बाद जुआन वहां से जा ही रहा होता है कि अचानक से जुआन लिंगशी की मेड को उसके हाथों का बनाया हुआ एक परफ्यूम देता है और वो उसे बताता है कि वो ये सीधा लिंगशी को जाकर दे दे। जिसके बाद वो सीधा वहां से चले जाता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि लिंगशी की मेड उससे ये बोल रही होती है कि वो बार बार जुआन को अपने से दूर क्यों कर रही है, बल्कि जुआन उससे इतना ज्यादा प्यार करता है। कि तभी लिंगशी उससे ये बोलती है, मुझे पता है वो भी अपनी फैमिली के चक्कर में ये सब चीज़ें कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ। मेरी ग्रैंड माँ ने ये पहले ही डिसाइड कर दिया था कि हम दोनों की शादी होने वाली है। मुझे तो कुछ कहने को भी नहीं मिला था, मैं तो बस उनकी बात मान सकती हूँ और उनके कहने पर ही मैं इतना कुछ सह रही हूँ। मुझे अभी ये सब करना होगा क्योंकि बाद में मैं ये नहीं कर सकती। चलो कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर तक अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ सोचना है।
और यही सब चीजें कहने के बाद हमें लिंगशी की एक सोच दिखाई जाती है, जहाँ पर लिंगशी टूली को ही याद कर रही होती है और वो टूली की आज़ादी से बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही होती है और वो बार बार यही कह रही होती है कि उसे भी टूली जैसा आज़ाद होना है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जुआन दिखाया जाता है, जो बहुत ही उदास होता हुआ कुछ बातें सोच रहा होता है। कि तभी हमें ये दिखता है कि जुआन दरअसल कुछ समय पहले की बात सोच रहा होता है, जहाँ पर वो अपने परिवार वालों को लिंगशी के परिवार के बारे में बोलता हुआ सुनता है, जहाँ पर वो ये दिखता है कि रैन जी लोगों को ये बता रही होती है कि कैसे जी ने गलत करा सीधा जू पर इल्जाम ना लगा के, और रैन को ये लगता है कि ये सब चीज़ें जू ने ही करी हैं और वो इन सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। पर हमें जी से ये पता चलता है कि कैसे वो चाहकर भी जू का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अभी उनके बेटे जुआन की शादी लिंगशी से होने वाली है और अगर वो लोग अभी जू लोगों पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो उसकी शादी के लिए अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद रैन थोड़ा और गुस्सा करने लगती है और वो सबसे ये बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मियांग ऐसा कर सकती है। मुझे तो उस जू और लिंगशी पर ही भरोसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लिंगशी ने ही अपनी ग्रैंड माँ की एल्डर की सील लेकर वहाँ पर वो रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश करी होगी। शायद लिंगशी ही इन सब चीज़ों के पीछे है। मुझे उस लड़की पर पहले से ही भरोसा नहीं है। अब क्या करें? वो हमारे प्यारे बेटे जुआन को हमसे छीन कर ले जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्या? तुम भी सोचो जी, क्या ये तुम सही कर रहे हो? और हमें ये दिखता है कि रैन की ऐसी बातें सुनकर जुआन खुद को रोक नहीं पाता और वो सीधा रैन की तरफ भागा हुआ चले जाता है और वो रैन लोगों को ये बताने लगता है कि कैसे लिंगशी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकती और रैन ये सब गलत बोल रही है। पर हमें ये दिखता है कि जुआन की ऐसी बातें सुनकर वी उसे थोड़ा छेड़ने लगता है और उसे ये बोलता है कि कैसे वो अभी से ही अपनी होने वाली बीवी की साइड लेने लग गया है, जिसे सुनकर जुआन उसकी सभी बातों को मना करने लगता है। और हमें दिखता है कि रैन भी जुआन को इस बात पर थोड़ा ताने मारने लगती है, जिससे जुआन उसी बातों को सोचते हुए अभी तक बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें एल्डर हैंग के घर में जिंग दिखाया जाता है, जो अपनी रिसर्च ही कर रहा होता है अपने फादर शेंग की स्टार अरे के बारे में, जहाँ पर वो ये चीज़ जान लेता है कि कैसे शेंग की स्टार अरे सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और वो बहुत ही सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से बनी हुई थी, जिसे देखकर जिंग को ये लगता है कि ऐसा शेंग को करना लगभग नामुमकिन है अगर कोई उसकी मदद ना करे, और वो मदद सिर्फ वही कर सकता है जिसे पवेलियन के रिकॉर्ड्स के बारे में पता हो, और वो रिकॉर्ड्स के बारे में सिर्फ जू लोगों की फैमिली को पता है, जिसमें एल्डर मुहाई और मुहाई का पूरा खानदान है, क्योंकि मुहाई ने ही पवेलियन को इतने सालों से गार्ड कर रहा हुआ है और उसकी फैमिली ही पूरे पवेलियन को गार्ड करने की ड्यूटी निभाती है। और जिंग को ऐसा लग रहा है कि शायद मुहाई ने ही कुछ ना कुछ राज छुपाए हुए हैं, जिसके बाद जिंग ये डिसाइड करता है कि कैसे उसे अभी सबसे पहले पवेलियन के अंदर से जो मटेरियल उसे स्टार अरे बनाने के लिए चाहिए वो निकालना है। और वो यही सोचता हुआ जाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से उसे याद आता है कि टूली ने अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद हमें दिखता है कि जिंग एल्डर हैंग की आवाज़ में टूली को बुलाने लगता है, पर हमें तो ये दिखता है कि टूली तो उसका भी कोई जवाब नहीं दे रही होती है, जिससे जिंग को थोड़ा शक होने लगता है। और हमें दिखता है कि जिंग तुरंत ही अपना रूप बदलकर एल्डर हैंग के रूप में आ जाता है और वो सीधा अपने कमरे से बाहर आकर टूली को ढूंढने लगता है, पर वो ये देखता है कि टूली तो पूरे घर में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, जिससे जिंग को थोड़ा शक होने लगता है और वो ये सोचता है कि कैसे टूली तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी, जिससे हमें कहीं ना कहीं पे ये अंदाजा आ जाता है कि जिंग एल्डर हैंग के घर में बहुत समय पहले से रह रहा है। कि तभी अचानक से टूली को ढूंढते हुए जिंग घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि वहां पर एल्डर मियांग भी आ जाती है और हमें दिखता है कि जिंग हैंग की आवाज में मियांग से बात करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से मियांग उससे ये बोलती है, हो गया, मैंने पूरे घर की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, तो अब तुम्हें और ज़्यादा ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है जो पवेलियन पर हादसा हुआ था उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही अफवाहें फैल रही हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब ज़्यादा समय लगेगा तुम्हें पकड़ने के लिए। क्या तुम अब खुश हो? और हमें ये दिखता है कि जिंग मियांग की ऐसी बातें सुनकर अपने असली रूप में आ जाता है और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें ये दिखता है कि जिंग और मियांग साथ में बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं और जिंग मियांग को ये बताता है कि कैसे वो अभी अपने असली मकसद से थोड़ा सा दूर है, जिसे सुनकर मियांग उसकी बातों पर थोड़ा हंसने लगती है और उससे ये सवाल पूछती है कि बार बार वो अपनी जिंदगी अपने इस मकसद के पीछे क्यों बर्बाद कर रहा है। और जिंग ये सब सुनकर ये बोलता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए। और अभी तक मैं और तुम इतना तो जान गए हैं कि पवेलियन की रिकॉर्ड्स में कोडेक्स बुक नाम की एक किताब है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो भी मॉडल शियांग आइलैंड पर आता है
उसे अपनी सारी ताकतें भूलनी पड़ती हैं। उसके शरीर पर इमॉर्टल्स का एक शब्द नहीं रहता, ना ही उसके उड़ने की ताकत, ना ही उसकी मजबूती, ना ही उसका जादू। पर जैसी तुम हो वैसा ही मैं भी हूँ। मेरे पास भी उड़ने की शक्ति है, मेरे पास भी मेरा जादू है, मेरे पास भी मेरी ताकत है, सेम तुम्हारे जैसे। तुमने हमेशा ही मुझे ये बता दिया था कि मैं अलग हूँ, तो मेरे को जितना लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हूँ, तुम्हारी प्लान की खातिर। तो अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी यहाँ से नहीं जा सकती हो। और जिंग की ऐसी बातें सुनकर मियांग उससे काफी इंप्रेस होती है कि तभी जिंग मियांग को एक कहानी बताने की बात करता है और अचानक से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पर हमें टूली दिखाई जाती है जो सी ऑफ ओब्लिवियन के समुद्र के पास एक गुफा के अंदर छुपी होती है। और हमें ये पता चलता है कि वो गुफा तो टूली का एक सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट है जहां पर टूली अपने बचपन की बहुत सारी चीजें देखती है और टूली उनमें से कुछ चीजें लेकर वापस जियो के पास चली जाती है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद हमें दिखता है कि टूली और जियो आपस में बात करने लगते हैं कि तभी हमें ये पता चलता है कि जियो को तो टूली के पास में से एक छोटा सा खिलौना देखकर ये याद आता है कि कैसे वो खिलौना भी उसके पास बचपन में था। और टूली जियो की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंक जाती है कि तभी कुछ देर तक हमें ये दिखता है कि जियो टूली से बहुत ही प्यारे तरीके से बात करने लगता है और हमें उन दोनों के बहुत ही प्यारे मोमेंट्स दिखते हैं। पर हमें कुछ ही देर में ये दिखता है कि टूली जियो की ऐसी हरकतें देखकर ये समझने लगती है कि शायद जियो टूली से कुछ ना कुछ तो चाहता है और शायद जियो यही चाहता है कि वो उससे दोस्ती कर कर उसे उसके आइलैंड के अंदर लेकर जाए। पर जियो टूली की इस बात पर साफ मना ही करता है और वो उसे ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास भी बचपन में थी। और हमें ये दिखता है कि जियो टूली को ऐसा देखकर अचानक से टूली के कपड़े देखने लगता है जिसमें जियो को टूली के कपड़ों में एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखता है और जियो उसी को देखने लगता है। और टूली जियो की ऐसी हरकत देखकर ये समझ रही होती है कि जियो टूली पर गंदी नजर रख रहा है, जिससे टूली जियो को थोड़ा मारने लगती है और तभी जियो टूली की मार से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि जिंग मियांग को कुछ बातें बताने लगता है और वो मियांग से ये बोलता है, 10 साल पहले मेरे खानदान को फंसाया गया था, खासकर मेरे पापा को, और मैं जल्दी ये सबको साबित कर दूंगा कि वो गलत नहीं थे और उन्होंने किसी की जान नहीं ली। और हमें दिखता है कि जिंग की ऐसी बातें सुनकर मियांग जिंग को ये सब चीजें ना करने को बोलती है और उसे समझाती है कि कैसे वो पास्ट नहीं बदल सकता। पर हमें दिखता है कि जिंग बहुत ही गुस्से में मियांग को ये बोलने लगता है कि आने वाले रिडेम्पशन डे के दिन अगर लोग वहां से निकलने में कामयाब नहीं रहते हैं तो वो ये साबित कर सकता है कि उसके पापा ने कुछ भी गलत नहीं करा था आइलैंड से बाहर निकलने के लिए। और इतना कहकर जिंग बहुत ही गुस्से में अपने चाय का कप तोड़ देता है, जिसे देखकर मियांग अपने जादू से एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव लाती है और उसे चुप रहने को बोलती है। तो एनिमल लवर सीन शुरू होते ही हमें ये दिखता है कि मियांग अपनी ताकत से कुछ पलों में ही जिंग के आजू बाजू की जगह तबाह कर देती है, जिससे जिंग को मियांग से दूर जाना पड़ता है। पर मियांग तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और वो वापस जिंग के पास आकर उससे ये बोलती है, जिंग, तुम भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो। तुम भूलो मत हमारे लिए यहाँ से निकलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी चीज़ नहीं है, और मैं इस जेल में और ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार ये वार्निंग दे रही हूँ। पर हमें ये दिखता है कि मियांग की ऐसी बातें सुनकर जिंग मियांग से ये बोलता है, मुझे जानना है, मुझे सच जानना है। मेरे माँ बाप को आज तक उस चीज की सजा मिलती है जो उन्होंने करी भी नहीं थी। मुझे जानना है कि उन्हें किसने फंसाया था। मुझे ये जानना है कि क्या वो गलत थे या वो सही थे। और शायद तुम्हें ये खुद भी पता है कि उस दिन क्या हुआ था। जब मेरे पापा ने वो शील तोड़ी थी तब तुमने भी देखा था कि हम लोग वहां से नहीं निकल पाए थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या रिडेम्पशन डे कुछ बदल देगा? तुम अभी भी खुद से झूठ बोल रही हो। और जहां तक मेरी बात है, मैं उन लोगों से बदला लेकर आऊंगा जिन्होंने मेरे परिवार के लिए ये बुरी चीज करी है। और हमें ये दिखता है कि इतना कुछ कहकर जिंग मियांग से एक वादा करता है कि अगर मियांग उसे उसकी इंटेरोगेशन में डिस्टर्ब नहीं करेगी तो वो भी अपने रूप को बदलेगा नहीं और उल्टा वो मियांग के काम भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक सभी लोगों को मियांग पर शक हो रहा है कि शायद मियांग ही पवेलियन के हमले पर इन्वॉल्व है और उसे ये पता चल चुका है। पर अगर जिंग अपनी इंटेरोगेशन करने के बाद मियांग को उस चीज से बचा पाए तो मियांग का ही फायदा है। पर हमें ये दिखता है कि मियांग जिंग की ऐसी धमकियां सुनकर शांत नहीं रहती और तभी वो जिंग से ये कहती है, तुम मुझे बचाओगे? तुम इतने बड़े हो गए जो मुझे धमकी दोगे? शायद तुम अपनी बहन के बारे में भूल रहे हो, टूली। अगर तुम्हें याद हो कि टूली हैंग के घर में रहती है, और तुम्हें क्या लगता है अगर एक बार मैं पकड़ी गई तो हैंग को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि अगर जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ का सबसे बड़ा एल्डर हैंग यहाँ रहता ही नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग टूली को यहाँ पर रहने देंगे और वो लोग टूली को कुछ अच्छा बोलेंगे? तुम भी मेरी नाव में सवार हो जिंग, तो ये भूलो मत तुम्हारी बहन तुम्हारे भरोसे में है कि तुम हैंग हो,
पर याद रखो कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम मुझे धमकी देने लगो। और हमें दिखता है कि मियांग की ऐसी बातें सुनकर जिंग को टूली के लिए बहुत डर लगता है और वो मियांग से अपनी सभी गलती की माफी मांगने लगता है और मियांग भी जिंग को तुरंत ही माफ कर देती है, पर वो उसे एक चेतावनी देती है कि उसे ये सब चीजें अगली बार से नहीं करनी है। और इतना कुछ कहकर मियांग वहां से चली जाती है और जाने से पहले मियांग हैंग के घर के बाहर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल लगा देती है। वहीं मियांग के जाने के बाद हमें जिंग के चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ सालों पहले की बात दिखाई जाती है, जहां पर हमें छोटा जिंग और मियांग साथ में बैठे हुए बातें करते हुए दिखते हैं। जहां पर हमें दिखता है कि जिंग मियांग से उसके जितना ताकतवर होने के लिए टिप्स मांग रहा होता है, जिसे सुनकर मियांग जिंग से ये बोलती है, अच्छा लड़के, तुम्हें मेरे जितना ताकतवर होना है। अच्छा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। चलो बस इतना जान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी से भी प्यार नहीं करना है। अपने अंदर की आत्मा को तुम्हें शांत रखना है। तुम्हारे अंदर ना प्यार, ना जुड़ाव, ना किसी के लिए भी फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर रही तो तुम कभी भी ताकतवर नहीं बन पाओगे। तुमने मौत को तो देखा ही होगा, कैसे वो हमेशा लाइट के पीछे जाती हैं, चाहे वो आग हो या उजाला। उन्हें बस वो रोशनी चाहिए होती है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो उस रोशनी के पीछे अपने आप को ही चला देते हैं। तो तुम्हें वो मौत नहीं बनना है, तुम्हें अपने अंदर से इन सब चीज़ों को बाहर निकालना होगा, तभी तुम एक ताकतवर गॉड में बदल पाओगे। और हमें दिखता है कि मियांग की ऐसी बातें सुनकर जिंग सीधा मियांग से बोलता है कि अगर वो मियांग जितना ताकतवर हो पाया तो क्या वो अपने माँ बाप को बचा पाएगा। पर मियांग उसे तुरंत ही चुप करा देती है और उसे ये बोलती है कि कैसे वो कुछ भी कर ले, वो अपने माँ बाप को वापस नहीं लेकर आ सकता क्योंकि वो मारे गए हैं, और अगर वो भी अपने माँ बाप जैसी हालत नहीं चाहता है तो वो हमेशा मियांग की बात मानेगा। और हमें दिखता है कि इतना कहकर मियांग जिंग को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है, पर जिंग तो मियांग की ऐसी बातें सुनकर अपने परिवार की कुछ झलकियां याद करने लगता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि जिंग अपने पुराने बचपन के बहुत ही हसीन पल देख रहा होता है, जहाँ पर उसका पूरा परिवार उसके साथ खेल रहा होता है, जिसे देखकर जिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर तभी उसे मियांग की वही बात आती है कि कैसे उसे अपने सभी चाहने वालों की याददाश्त मिटानी पड़ेगी, तभी वो ताकतवर हो सकता है। और हमारा सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर जिंग टूली के बारे में ही सोच रहा होता है और वो ये बोलता है, टूली, क्या हम आपस में मिल पाएंगे? क्या मैं तुम्हें अपना आखिरी अलविदा कर पाऊंगा? और हमें साफ साफ जिंग के चेहरे पर एक उदासी दिखती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टूली दिखाई जाती है जो घायल जियो को उठाने की कोशिश करती है, और जियो उठते ही टूली पर थोड़ा गुस्सा करने लगता है क्योंकि अभी उसकी हालत टूली की वजह से ही इतनी खराब है। पर टूली उसे ये बताती है कि कैसे उसे थोड़ा शर्म आ गई थी जब जियो उसके कपड़ों को बहुत गौर से देख रहा था। पर जियो टूली की ऐसी बात सुनने के बाद उसको ये बताता है कि कैसे वो तो बस उसके कपड़ों के पैटर्न को देख रहा था, जो सेम पैटर्न उसके अंकल के कपड़ों पे भी है, और उसके अंकल भी टूली के कपड़ों को देखकर टूली से ये पूछ ले हैं कि क्या वो लियांग आइलैंड की है। पर टूली उन्हें ये बताती है कि कैसे उसे अभी कुछ भी याद नहीं है, पर उसे सिर्फ इतना याद है कि कैसे उसके पापा ने उसे इस आइलैंड पर छोड़ा था और उसे ये सारी चीजें दी थी जिनमें ये कपड़े भी हैं, और वो उनसे फिर कभी नहीं मिली, जिसे बोलकर टूली थोड़ा उदास होने लगती है। कि तभी जियो के अंकल उसे कुछ इशारा कर कर अपने सभी साथियों को लेकर जियो और टूली को वहाँ अकेला छोड़ देते हैं, और जियो ऐसा देखकर थोड़ा घबराने लगता है। पर तभी वो टूली के पास चले जाता है और वो टूली को संभालने की कोशिश करता है, पर हमें जियो को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो टूली से अभी बहुत घबरा रहा है। पर जियो कुछ ही देर में अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाकर टूली को संभालने लगता है, और हमें ये दिखता है कि कुछ देर तक जियो और टूली थोड़ा दिल की बातें करते हैं और वापस खुश होने लगते हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ बातों में हमें दिखता है कि टूली जियो से उसके घर के बारे में पूछने लगती है, जिसे सुनकर जियो थोड़ा उदास हो जाता है और वो टूली को ये बताता है कि कैसे उसका घर बहुत ही प्यारा है और उसे अभी अपने घर की बहुत याद आ रही है, पर वो चाहकर भी उसके घर नहीं जा सकते क्योंकि उनका जहाज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है। जिसे सुनने के बाद टूली जियो को अपने साथ चलने को बोलती है। तभी हमारा सीन वापस हैंग के घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिंग टूली का दिया हुआ खत पढ़ रहा होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि टूली अभी बहुत काम में बिजी होने वाली है, जिससे कुछ देर बाद ही वो हैंग की मदद कर सकती है और उसे शायद थोड़ा और भी समय लग सकता है।
पर हमें ये दिखता है कि टूली की ऐसी बातें हुई देखकर जिंग को टूली और अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ पर हमें बचपन का जिंग दिखाया जाता है और हमें बचपन की टूली भी दिखती है और वो दोनों ही ग्रैंडपा हैंग के घर में होते हैं। और हमें दिखता है कि टूली हैंग के लिए कुछ फल लाने की कोशिश करती है कि तभी वो गिर जाती है और हमें ये दिखता है कि जिंग टूली को गिरता हुआ देखकर अपने बंद दरवाजे से उसकी तरफ आने की कोशिश करता है कि अचानक से जिंग और टूली के बीच में एक इनविजिबल दीवार आ जाती है, जिसे देखकर हमें ये मियांग का ही काम लगता है। और हमें दिखता है कि जिंग दरवाजे के एक साइड से जो भी बोल रहा है वो ग्रैंडपा हैंग की आवाज में बदलकर छोटी टूली को सुनाई दे रहा है और ये चीज़ जिंग को थोड़ा उदास कर रही है। और हमें ये दिखता है कि यही सब चीज़ें आगे भी चलते रहती हैं जब टूली बड़ी हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि दरअसल असली हैंग तो कभी था ही नहीं, वो तो हमेशा से ही जिंग था जो हमेशा से ही टूली के साथ रहा और टूली ने हमेशा ही जिंग की कदर करी और जिंग ने टूली की और टूली को हमेशा से ही ऐसा लगा रहा कि वो हैंग की मदद कर रही है। और ऐसे ही हमें टूली और जिंग के बहुत ही खूबसूरत लम्हे दिखाई देते हैं जहाँ पर जिंग सच में अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर हमें ये तो साफ दिखता है कि भले ही उन दोनों के बीच में अब कोई इनविजिबल दीवार नहीं है, पर अभी भी जिंग ने टूली को अपनी सच्चाई नहीं बताई है, जिससे जिंग शायद मनी मन इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुख में है कि वो टूली को इतने पास रहकर भी अपने बारे में सच्चाई नहीं बता पा रहा कि वही उसका बड़ा भाई है। पर शायद जिंग को ये बहुत समय पहले से ही पता चल गया था कि वो टूली की वजह से ही इस जेल से बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो टूली की सच में बहुत ज़्यादा कदर करता है और वो ये नहीं चाहता कि टूली इस आइलैंड पर अकेले रहे, जिससे वो इस बात को मनी मन में दबा रहा है और उसे शायद इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। तभी हमारा सीन वापस टूली की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि टूली जियो और उसके अंकल को एक जगह लेकर जाती है, जहाँ पर टूली ने अपनी हाथों से बनाई हुई नाव रखी होती है, जिसे देखकर जियो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और जियो टूली से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि कैसे वो इतने कम सामान के बाद भी इतनी खतरनाक नाव बना सकती है। और टूली इस चीज़ से थोड़ा शर्माने लगती है, पर वो जियो लोगों को वो नाव ऑफर करती है और वो ये बताती है कि वो लोग इस नाव में बैठकर अपने घर जा सकते हैं। पर हमें ये दिखता है कि जियो का अंकल वो नाव देखकर उसे ये बताता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले इस नाव में घर नहीं जा सकते, क्योंकि वो कुछ भी कर ले ये नाव बहुत ज़्यादा तूफान नहीं झेल सकती। जिसे सुनने के बाद टूली जियो लोगों को अपनी शिप सुधारने के लिए कुछ सामान देने की बातें करती है, पर हमें दिखता है कि जियो का अंकल फिर से उन लोगों को ये बताता है कि ये सामान काफ़ी नहीं है। जिसे सुनने के बाद टूली जियो लोगों को ये बोलती है कि वो और सामान आइलैंड से ला देगी, जिसे सुनकर हमें ये दिखता है कि जियो का अंकल उसे फिर से इशारे करने लगता है। जिसके बाद जियो टूली को ये बनाने की कोशिश करता है कि कैसे वो अकेले उतना ज़्यादा सामान नहीं ला सकती, तो वो अपने साथ उन लोगों को लेकर जाए उस आइलैंड के अंदर, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी अपने जहाज से करने का सामान ले पाए। और इतना सब कहने के बाद जियो टूली को एक और चीज़ बताता है कि कैसे वो भी उसके साथ आ सकती है उनके ह्यूमन वर्ल्ड पे, क्योंकि वो भी अब जियो लोगों के परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जिसे सुनकर टूली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो उन चीज़ों के लिए हाँ भी कर देती है सिवाय उनको आइलैंड ले जाने के। जिसे हमें ये दिखता है कि जियो थोड़ा उदास होने लगता है, पर वो टूली को फिर से मनाने की कोशिश करता है और टूली उसे ये बताने की कोशिश करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आइलैंड के अंदर उन्हें नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि आइलैंड के अंदर के इमॉर्टल्स इंसानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं और उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि उनकी शिप उनके आइलैंड के अंदर आ रखी है, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो चीज़ उन सभी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और हमें ये दिखता है कि टूली इतना कुछ कहकर जियो को वापस जाने को बोलती है और वो ये कहती है कि वही वो सारा सामान लेकर आएगी, पर जियो उसे मना ही रहा होता है कि टूली वापस गुस्से में जियो को उसकी बातें मानने को कह देती है और उसे वार्न करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आइलैंड के पास तक नहीं आ सकता। और इतना कहकर टूली वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें दिखता है कि टूली वापस आइलैंड की तरफ जाते हुए यही सोच रही होती है कि कैसे उसे इस आइलैंड से बाहर निकलना ही है, और वो ऐसा सोचते हुए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिंग भी दिखता है जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो बार बार यही बोल रहा होता है कि वो उसका आखिरी मौका है, और तभी हमारा एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे पर अभी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।